रखना हो किन्हीं को रख सकते हैं, किन्हीं की इच्छा हो तो। जी। प्रारब्ध समझते हैं ना। और कुछ उस पे करते हैं जी। सतर्कता, प्रारब्ध और सतर्कता। जी। और हाँ। हम्म। 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 के वक्त वो समाप्त हो जाती है। तो क्या वो सही है या गलत है वो? अच्छा, इसको देखते हैं। सुबह अभी आपने क्या नाश्ता किया है? मैंने नाश्ता नहीं किया। नहीं किया। कल रात में क्या खाना खाया था? वो खिचड़ी और रोटी सब्जी। परसों कल सुबह नाश्ता क्या किया था? नाश्ता नहीं किया। परसों रात में क्या खाना खाया था? रोटी सब्जी था। क्या चीज की सब्जी थी? टमाटर की। उससे एक दिन पहले क्या खाया था? अभी वो धीमे धीमे कम हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो कल जो खाए थे वो 2 दिन बाद याद रहेगा? अभी याद है ना? क्या कहाँ जा रही है स्मृति? कल जो खाया था वो अभी याद है ना? 4 दिन बाद याद रहेगा? अभी आपकी स्मृति में है, 4 दिन बाद स्मृति में नहीं रहेगा। इसका मतलब अभी भी स्मृति जारी है। अभी भी स्मृति जारी है ना, मरने के बाद कुछ हो रही थोड़ी, जिंदा रहते हुए देख लेना। 2 दिन पहले क्या, 4 दिन पहले क्या खाना खाए हैं, कुछ याद है किसी को क्या? याद है? लेकिन कल जो खाए हैं, कल रात में जो खाए हैं याद है ना? वो भी भूल गए क्या? खिचड़ी खाए थे, रोटी था, और सब्जी क्या चीज की थी? सब्जी क्या चीज की थी? मिक्स वेज जैसा था ना? 4 दिन पहले का याद है? नहीं है। क्या लगता है कि जो कल है वो जो अभी याद है, अब अभी मैं पूछ लिया हूं तो हो सकता है कि अब आपको एक हफ्ते बाद भी याद रहे। नहीं पूछा होता तो रहता याद क्या? इसका मतलब अभी भी मेमोरी बन रही है, और उसमें से जो बन रही है आगे बढ़ रहे हैं, तो पुरानी मेमोरी खत्म हो रही है। मरने के बाद को छोड़ दे, अभी को देखे। क्यों क्यों चली जा रही है मेमोरी? क्यों चली जा रही है? आवश्यकता नहीं है इसलिए मेमोरी चली जा रही है। इस शरीर यात्रा में जो भी किया, यदि वो आवश्यकता नहीं है, उस मेमोरी की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यकता नहीं लगती है उस मेमोरी की, तो क्यों रखेंगे? अभी नहीं लगता है आवश्यकता, तो अभी ही हम नहीं रखते हैं। आवश्यकता नहीं लगती है, ऐसी मेमोरी को क्यों रखेंगे? सिंपल सा मैकेनिज्म है। आवश्यकता के आधार पर आप मेमोरी को देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। हाँ, किसी के यहां कोई गए और उसने प्यार से कुछ सिंपल ही चीज खिलाया, लेकिन बहुत प्यार से खिलाया। आप जैसे किसी के यहां गए, है ना, और बहुत प्यार से रोटी दाल खिलाया, बहुत प्यार से, उसमें स्नेह, वो पूरी जिंदगी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जिसको महत्वपूर्ण माना वो पूरी जिंदगी याद रहेगा, जिसको महत्वपूर्ण नहीं माना वो छूटते जाता है। तो इस शरीर यात्रा में कितना आपने सार्थकता किया, निरर्थकता किया, जो निरर्थक है सभी छूटने वाला है। जिंदा रहते हुए भी तो छोड़ रहे हैं ना? जिंदा रहते हुए भी तो छूट रहा है, तो मरने के बाद क्या नया होगा? तो जो भी चीजों को हम मरने के बाद देखना चाहते हैं ना, जिंदा रहते हुए देख लें, उत्तर मिल जाता है। वरना ऐसा लगता है कि मरने के बाद कुछ नया चीज हो रहा है, मरने के बाद कुछ नया घटना घटता है जो अभी जीवन में नहीं घट रहा है। मरने के बाद जीवन में कुछ नया घटना, नया मैकेनिज्म होता है जो अभी मैकेनिज्म नहीं है। निरर्थकता को आदमी भूलना चाहता है, सिंपल सा मुझे दिखता है।
मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है 4 दिन पहले क्या खाना खाया, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे आपने जो भी है, क्या अभी तक के जीवन में क्या याद रखे? क्या याद रखने की चीज है जिसको याद रखा जाए? माता पिता भाई बहन, क्या? मैं तो यही सोचता हूं एक चीज याद रख के जाऊंगा नागराज जी को। उसके लिए बार बार संकल्पित रहता हूं कि ये स्मृति से ना छूटे, क्योंकि ये सार्थकता है, ये प्रयोजन से जुड़ा हुआ है। तो अपनी बात मैं कहूं, मैं यही चीज को ध्यान में रखता हूं, नागराज जी मध्यस्थ दर्शन ये मेरे साथ ना छूटे। बाकी ये सारे संबंध हैं वो फिर से नहीं बनेंगे, इसकी कोई सार्थकता नहीं है ना, वो तो बार अगले सर यात्रा में फिर से बनेंगे। लेकिन जो मूल तत्व है, ये नागराज जी, ये ज्ञान की बात, मध्यस्थ दर्शन की बात, ये स्मृति से ना जाए। यही प्रश्न भैया था मेरा कि जो संबंधी है, वो वो बीच का जो ड्यूरेशन है मृत्यु के बाद और नई शरीर यात्रा तक, वो संबंधी की पहचान रहती है नहीं रहती है? देखिए, आपको क्या लगता है, ये जो रहते हम जन्म लेते हैं, क्या रैंडम कहीं भी ले रहे हैं? नहीं, सूचना में तो यही है कि मोहवश हाँ। हम वापस वहीं जन्म लेते हैं, मोहवश हम वापस वहीं जन्म लेते रहते हैं, जिनसे आकर्षण होता है उन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं। अभी वो दीदी, आपका वो घटना बताऊं, वो मेरे को रश्मि जी सुना रही थी आपकी घटना बेटे की। एक बेटा हुआ था 2 महीने में, वो दीदी एक बताएंगी, उनका एक बेटा हुआ था, है ना? वो सुनाइए सभी लोगों को, थोड़ा पकड़ में आएगा। मेरा है ना 2018 में 5/2/2018 में एक बेटा हुआ था। तो वो 2 महीने और 8 दिन जिया था, लेकिन फिर वो एक्सपायर हो गया था। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से। तो फिर ये दूसरा वाला है उसी समय पे, मतलब 22 तारीख 2 और 2019 में आया। तो कभी कभी वो बोलता है कि मुझे कि जैसे मैं ना पहले के है ना भगवान के घर चला गया था, लेकिन मैं पूरा नहीं था, लेकिन भगवान ने फिर मुझे स्वस्थ करके वापस भेजा है। तो ये अपने आप से ऐसा कभी कभी बोलते रहता है। तो मैं वो दीदी को बताती हूँ कि ऐसा जो हम विद्या में सुनते हैं कि उसको अगर इस घर में आना है तो वो राह देखता है और फिर उसी घर में मतलब जाता है जीवन। तो वो बात एक थी, तो मैंने दीदी से शेयर खुद किया था, तो खुद ही भैया को बताया होगा। वो खुद ही बोलता है कि हाँ, वो खुद ही बोलता है। खुद बोलता सब है? लोग, वो बोलता है सब लोग रो रहे थे, मुझे गाड़ के आए, फिर मैं वापस, भगवान ने मुझे इसी घर में भेजा, ऐसा खुद अच्छा, बोलता है वो। गार के आए ये भी बोलता है हाँ, वो? वो भी बोलता है बताइए, वो। बताइए, क्या कहा जाए इस सब में? मेरे घर में भी ऐसा एक सेम सिचुएशन हुआ था। हाँ। मेरे भी काफी 3-4 बार बच्चे ऐसे। हम्म। एक लड़का था, हम्म। तो अभी अथर्व की एज तो 14-12 ऊपर है, 12 साल ऊपर है। लेकिन जब वो 7 साल का था ना, तब वो रोज बोलता था कि मुझे मेरे जैसा कोई भाई आ रहा है, बाथरूम में साथ में होता है, फिर खेलता है। फिर उसका एक मामा का लड़का है, वो सूरत रहता है, उसके वहाँ भी वो बोलता है कि ये अथर्व क्यों मेरे साथ खेलता है, रोज रोज आता है, ऐसा है ऐसा। रियल में नहीं? रियल में नहीं, और उसको पता भी नहीं है कि मेरा कोई भाई था। कि वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसको पता नहीं था। 6 साल 7 साल एक डेट हो गई थी बच्चे की हमारे। तो उस वो जब कोरोना का टाइम था ना, तो थोड़ा उसको कोरोना हुआ था, उसी टाइम वो बोल रहा था कि मेरे पास कोई सो रहा है और सेम मेरे जैसा है, ऐसे बार बार बोला। बताइए, ये ठीक है भैया? वो वो क्या है, स्मृति नहीं रहती है, लेकिन उसका बीज रूप रहता है, स्पष्ट नहीं रहता है, बीज रूप रहता है। वो धीरे 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 वो स्मृति भी खत्म हो जाएगी। कई बार वो स्मृति किसी में रह जाती है, कई बार नहीं भी रहती है।
ये जो उससे मुझे ऐसा लगा कि वो दूसरी शरीर यात्रा के बाद तो स्मृति चली जाती है, वो ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो दूसरी शरीर यात्रा लेने से पहले का जो ड्यूरेशन है, इन बिटवीन ड्यूरेशन, जब वो दूसरी शरीर यात्रा नहीं लेता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जैसा अभी हम संबंध को पहचान रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही जीवन संबंध को मृत्यु के बाद भी पहचानता है, जब तक वो दूसरी शरीर यात्रा ना ले। तो उनसे मुझे यही लगा कि वो पहचानते हैं, ऐसा वो कंफर्मेशन हो रहा है। क्या वो सही है समझना कि? ठीक है, ये सबको थोड़ा सा, जितना मैं देखिए, मैं फिर से बोला भास आभास में हूं, बस। हाँ, वो जितना मेरा अनुमान बनता है वही रख सकता हूं। अभी आप ये बताइए, जब स्वप्न देखते हैं उसमें जो संसार दिखता है, वो संसार आपको वास्तविक लगता है या काल्पनिक लगता है? स्वप्न के काल में जब स्वप्न देख रहे होते हैं, उस समय तो वास्तविक लगता है ना? क्या उस समय भी काल्पनिक लगता है? ये कब पता चलता है ये काल्पनिक है? जो आप बात कर रहे हैं, मेरा जो अनुमान बनता है, शरीर छूटने के बाद जो वो जीता है, स्वप्नवत जीता है, जी रहा है, उसमें वो उसको वास्तविक मान करके ही जीता है, उसको वो वास्तविक मान के ही जीता है। कई सारे ऐसे होते हैं जो मृत्यु हो गया उसके बाद भी उनको लगता है मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। वो पूरा काम करता है, खाना बनाता है, खाता है, सब कुछ। कैसा? स्वप्नवत, एक लंबा स्वप्न। ये सब बहुत गहरा है, ये सब पता नहीं चलता। स्वप्नवत जो है जिंदगी जीता है। वरना ऐसा हो जाएगा कि भाई शरीर छोड़ने के बाद उसको सब कुछ दिखता है, उसको जीवन ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन हूं। फिर जैसे ही शरीर लिया वो भ्रमित हो गया, शरीर छूटा फिर से उसको जीवन ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है, स्वप्नवत जीता है, स्पष्ट नहीं रहता है कि क्या वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं रहता, जैसा अभी स्वप्न में होता है। हम तो रोज ही मरते हैं, रात में स्वप्न देख रहे हैं, चले गए ना एक काल्पनिक संसार में, कहां पता रहता है मैं कहां हूं, क्या सोच रहा हूं? जो दिखता है उसको सच ही मान करके जीते हैं ना। तो जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, ऐसी कल्पना में जीने का अभ्यास हो जाता है। ठीक है जी। और कोई? दो चीज, प्रारब्ध और सतर्कता, प्रारब्ध और सतर्कता पे, उससे पहले और कुछ? सम्मोहनात्मक आवेश, सम्मोहनात्मक आवेश। मैं लिख लेता हूं, प्रारब्ध, सतर्कता, सम्मोहनात्मक आवेश, जी। और कुछ? हाँ, ये सभी डिस्कशन रहे, लेकिन मूल हमको ध्यान में रहे, हम, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास क्या है ना? ये बीच बीच में हम इसमें बहुत फैल जाएंगे तो हम अपना जो मूल लक्ष्य है उससे भटक सकते हैं, है ना? तो जो पर्पस है 7 दिन का, उसको भी ध्यान में रखना है, और उसके रेफरेंस में जितनी आवश्यकता लगेगी उतना हम इधर जाएंगे, है या नहीं? ये भी ध्यान में रखना है जी। और कुछ है किन्हीं को कहना? कोई भी इच्छा हो मन में, जो भी आ रहा हो रख सकते हैं। इन तीनों चीजों पे आने से पहले मैं वापस फिर से बोलता हूं, जो जो ध्यानाकर्षण मैं पिछले 2 दिनों से करा रहा हूं, लक्ष्य की पहचान होना आवश्यक है। लक्ष्य की पहचान कैसे होगी?
शास्त्राभ्यास से, श्रवण पूर्वक लक्ष्य की पहचान होती है। श्रवण नहीं हुआ, लक्ष्य की पहचान होगी ही नहीं। फिर हम अपने हिसाब से कुछ विकसित चेतना को अनुमान कर लेंगे, विकसित चेतना का कुछ अपने हिसाब से अनुमान कर लेंगे। यदि श्रवण नहीं हुआ है तो विकसित चेतना को हम अपने हिसाब से अनुमान कर लेंगे। क्या अनुमान कर लेंगे? वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही जागृति है ना। जो भी मान लेते हैं ट्रेडिशनल साधक आएंगे, आदर्शवादी साधक आएंगे, यदि इस लिटरेचर को ठीक ढंग से शोध नहीं करेंगे तो वो अपना जो पुराना लक्ष्य है उसी लक्ष्य को मान करके इस दर्शन को पढ़ते रहेंगे। क्या वो लक्ष्य? वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही मेरा लक्ष्य है। और फाइनली वो समाधि को ही लक्ष्य मान करके इस दर्शन को पढ़ रहे होंगे। नहीं जाता है, मेरा नहीं गया। नागराज जी के साथ रहते रहते भी मेरा नहीं गया। मैं भी कुछ अपना ट्रेडिशनल रहा होगा और इतना गहरा था कि भाई मेरे को तो वातावरण के दबाव से मुक्त होना है। जो मैं क्षुब्ध हो जा रहा हूं या अपनी कल्पनाशीलता से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, दो चीजें, वातावरण के दबाव से क्षुब्ध हो जा रहा हूं या अपनी कल्पनाशीलता से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, अपने विचारों से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, अपने चित्रण से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, मुझे उससे मुक्ति चाहिए। दो तरीके से क्षुब्धता हो सकती है। एक बाहरी वातावरण के दबाव वश में क्षुब्ध हो सकता हूं या अपनी कल्पनाशीलता से ही मैं क्षुब्ध हो सकता हूं। दोनों पॉसिबिलिटी क्षुब्धता की, या और कोई पॉसिबिलिटी है क्षुब्धता की? या तो मैं अपने विचारों से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, अपने चित्रण से ही क्षुब्ध हो जा रहा हूं, या वातावरण के दबाव वश मैं क्षुब्ध हो जा रहा हूं। और मैं दोनों तरीके की क्षुब्धता से मुक्ति चाहता हूं। मैं दोनों तरीके की क्षुब्धता से मुक्ति चाहता हूं और इसी के लिए मैं संसार में देख रहा हूं कि कौन हमको इस क्षुब्धता से मुक्ति दिला सकता है। मैं तो आया था इस दर्शन में, मैं जब आया था मैं इसी क्षुब्धता से मुक्ति के लिए इस दर्शन में आया था। मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूं, मैं दर्शन में मानवीयता को ढूंढने के लिए नहीं आया था। मैं इस दर्शन में आया था, मैं ये क्षुब्ध जो हो जा रहा हूं, अब उसमें भी मेरा जो मेजर भाग था, मैं अपनी ही कल्पना से क्षुब्ध हो जा रहा था, अपने ही विचारों से क्षुब्ध हो जा रहा था, अपने ही चित्रण से मैं क्षुब्ध हो जा रहा था। उससे मुक्ति के लिए मैं ढूंढ रहा था। कुछ और होंगे जो वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर के ढूंढते हुए आए होंगे। तो हम ढूंढ तो रहे हैं, हम ढूंढ क्या रहे हैं? जो हमारी समस्या है उसके समाधान के लिए ही ढूंढ रहे हैं। ये ठीक है, आ तो गए हैं यहीं पर अपनी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन यदि विधिवत श्रवण होगा हमारी समस्या ही बदल जाएगी, हमारी समस्या ही बदल जाएगी। अब हमारी समस्या हमारी क्षुब्धता से मुक्ति नहीं है, वातावरण के दबाव से मुक्ति नहीं है। अब हमारा क्या लक्ष्य बन जाएगा? मानवीयता हमारा लक्ष्य बन जाएगा। यदि मानवीयता हमारा लक्ष्य नहीं बना है कि ये मानवीयता से संपन्न होना है, ये लक्ष्य नहीं बना है, इसका मतलब श्रवण नहीं हुआ है दर्शन का। इसका मतलब दर्शन का श्रवण नहीं हुआ है। हम अपने ही लक्ष्य को लेकर के इसको अब पढ़ रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हम अपने लक्ष्य के लिए आए थे तो हम उसी लक्ष्य को न ढूंढेंगे। ये दर्शन यदि ठीक से श्रवण हुआ है तो आपका लक्ष्य ही बदल जाएगा। यदि आपका लक्ष्य नहीं बदला है, इसका मतलब श्रवण नहीं हुआ है। मुझे तो काफी समय लगा, मैं अपनी बात बता दूं, मेरा ही लक्ष्य बदलने में मुझे लगता है 8-10 साल लग गए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मानवीयता, मेरे को यही है, स्वयं की क्षुब्धता से मुक्ति चाहिए थी, वातावरण के जो दबाव में मैं जो क्षुब्ध हो जा रहा हूं उससे मुक्ति चाहिए था। ये दो मुक्ति के लिए, जिसको फाइनली कहे ना, ये इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन, जो भी कहें, इससे मुक्ति के लिए आया था। ये लक्ष्य मेरा बहुत समय लगा। जो यहां बोल रहे हैं वो मानवीयता से युक्त होना, ये लक्ष्य है, ये मुझे काफी समय लगा। और ऐसी गलतियां शायद, मैं जरूरी नहीं है, हो सकता है हम सभी कर रहे हो।
किसी एक लक्ष्य को लेकर के हम इस दर्शन में आए थे ना। दर्शन हमने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि हम कुछ चाहते थे और ये कुछ दे रहा है। भाई आप कोई हमको देगा तो हम चाहेंगे तब ना लेंगे। अरे हम चाहते ही नहीं है, आप दोगे तो हम लेंगे क्या? सिंपल सी बात है। अरे मुझे भूख लगी है और आप खाना दे रहे हो तब ना लूंगा। मुझे भूख नहीं लगी है और आप खाना दो, मैं लूंगा क्या? मैं लूंगा क्या? सिंपल सी बात है ना। कहीं खाना बट रहा है, मान लेते हैं खाना कहीं पर बट रहा है, कौन जाएगा वहां? जो भूखा होगा। मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, बहुत लोभी होगा कि चलो लेके रख लेता हूं, जब भूख लगेगी तब खाऊंगा। तो भी हमारी कामना है ना कि कभी और भूख लगेगी तो रख लूंगा। तो हम इस दर्शन में आए तो हम कुछ चाहते थे और ये दर्शन कुछ दे रहा है। तो क्या चाहते थे और दर्शन क्या दे रहा है, इसको ठीक से इवेलुएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था इस क्षुब्धता से मुक्ति, और मुझे अनुमान लगा कि दर्शन ये क्षुब्धता से मुक्ति दे सकता है। तो मैं ढूंढ क्या रहा हूं दर्शन में? मैं क्षुब्धता से कैसे मुक्त होऊंगा यही ढूंढ रहा हूं। कौन सा? अनौचित्यता से मुक्ति, यही ढूंढ रहा हूं मैं। तो वो जब भी उचित की बात कर रहा है ना, उधर मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। ये मानवीयता, न्याय, धर्म, सत्य मैं जब पढ़ता था ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, जैसे ही आता था इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन, ये बंधन है, बंधन से मुक्ति है, मुझे वहां आकर्षण होता था। तो मेरा इस दर्शन पे विश्वास क्यों बना? अनुभवात्मक अध्यात्मवाद चैप्टर का बंधन और मुक्ति चैप्टर पढ़ करके मुझे इस दर्शन पे विश्वास बना। ये मेरे काम की चीज है। इंटरेस्टिंग, देखिए मैं जो ढूंढ रहा हूं, मेरा विश्वास भी बना किससे? बंधन और मुक्ति। कौन बंधन में बंधता है, कौन बांधता है, कौन मुक्ति दिलाता है? अरे यार यही तो मैं चाह रहा हूं। कौन बंधन में बांध के रखा हुआ है, कौन मुक्ति दिलाता है, ये पूरा मुझे चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा चीज होता ना, मैं नहीं स्वीकारता, क्योंकि मेरी भूख इसके लिए है। आप भोजन कुछ भी दो, मेरी भूख तो इसके लिए है। उससे जब हुआ तो मेरे आशा बनी कि यार कुछ तो मामला सही है, ये कुछ मामला सही है। लेकिन ये जो समाधान दे रहा है ना, उसका कुछ तो अनुमान लग रहा है, लेकिन लक्ष्य मेरा अपना ही है कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए। बाबा जी का पैर भी दबा रहा हूं तो भाई जल्दी से फॉर्मेटिंग कीजिए, फॉर्मेटिंग कीजिए, मुक्ति दीजिए। यही मेरा चल रहा था। ये पता ही नहीं चल रहा है, वो बोल रहे हैं बार बार पढ़ो 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 पढ़ो। भाई क्या का पढ़ना, क्या चीज के लिए पढ़ना? हमको उतना ही पढ़ना है जितने से मेरे लक्ष्य की पूर्ति होती है। बाकी जो मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे वो नहीं पढ़ना है। सिंपल, मैं बीटेक किया, मैं उतना ही पढ़ा जितने से मेरा लक्ष्य मिल जाए, मतलब मैं पास हो जाऊं। उससे ज्यादा का मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और सारे बच्चों में यही था, आप लोग भी पढ़ाई किए होंगे ऐसा ही। जितने में हम पास हो जाए, जो लक्ष्य पास होना लक्ष्य है, ज्ञान हमारा लक्ष्य। एक दो होंगे जिनका ज्ञान होगा, लक्ष्य वो पढ़ते होंगे। हमारा लक्ष्य तो था डिग्री मिल जाए, उसके लिए जितना आवश्यक है उतना पढ़ेंगे। तो मेरा लक्ष्य है बंधन से मुक्ति, उसके लिए जितना हमको आवश्यक लगेगा मध्यस्थ दर्शन को पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम करते ही हैं, आ रहा हूं भैया। लोग अपने हिसाब से पढ़ करके जितना उनको चाहिए होता है ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। है जो गलती मैं किया हूं, हम लोग सभी लोग तो एक ही जैसे हैं ना। जितना हमको चाहिए उतने ही को ले लेते हैं, बाकी हम फिर कहीं दूसरी जगह से जाके ले रहे हैं, फिर तीसरी जगह से जाके ले रहे हैं, फिर चौथी जगह से जाके ले रहे हैं। हमको इसको बारंबार शोध करना पड़ेगा। इसका मैं एक चीज बताता हूं, यदि हमारा लक्ष्य इन मुक्ति के जगह मानवीयता से युक्त होना नहीं बना है, इसका मतलब हमारा ठीक से दर्शन में श्रवण नहीं हुआ है। इसको मैं परसों से लगातार बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए बोल रहा हूं। क्या ये ठीक लगता है? क्या लगता है आप लोगों को? जैसा बोल रहा हूं ये ठीक लगता है? हमारी तीव्र इच्छा में ये आ जाना कि मुझे इस विकसित चेतना में संक्रमित होना है, इसी को बोलते हैं जिज्ञासा का उदय हो जाना। जिज्ञासा का मतलब जीने की इच्छा। जीने की इच्छा क्या मतलब है? मानवीयता में जीने की इच्छा का उदय हो जाना। बड़ा काम है ये। मानवीयता में जीने की इच्छा का उदय हो जाना, यही है जिज्ञासा का उदय होना।
अमानवीयता से मुक्त होना, वो एक है जिज्ञासा, लेकिन वो अलग है। जिज्ञासा सही अर्थ में ये मानवीयता से युक्त होना, ये विकसित चेतना क्या है, मुझे इस विकसित चेतना में जीना है, इसके लिए तीव्र इच्छा हो जाना। यदि ये होता है तो श्रवण हुआ मध्यस्थ दर्शन का, वरना श्रवण ही नहीं हुआ है। क्या ठीक लगता है? ये पूरा दर्शन जो है वो विकसित चेतना को ही आप में चित्रित करा रहा है बारंबार। मानवीयता, 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 मानवीयता। आप पूरा अभ्यास दर्शन पढ़िए, मानवीयता, मानवीयता, मानवीयता आता है। तो ये मानवीयता का चित्रण हम में स्थिर नहीं हुआ है यदि, तो इसका मतलब श्रवण में दोष है। इसलिए बार बार पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जैसे मुझसे पूछते हैं कितनी बार, मैंने कहा मैं जितनी बार पढ़ता हूं मुझ में वो मानवीयता के प्रति और आकर्षण होता है, और आकर्षण होता है। मैं तो अब गिनता ही नहीं हूं। जितनी बार मानवीयता को बोलता हूं, जितनी बार मानवीयता को पढ़ता हूं, मेरा उसके प्रति आकर्षण और बढ़ते जाता है। मतलब मैं उसके प्रति एक तरीके से कहूं तो सम्मोहित हो रहा हूं। सम्मोहित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, मैं उसके प्रति सम्मोहित हो रहा हूं। क्या सम्मोहित? इस मानवीयता के प्रति मैं सम्मोहित होना चाहता हूं। मुझे यह सम्मोहन अच्छा लगता है। क्या तकलीफ? बाद में देखेंगे सम्मोहन गलत था, सही था। अभी तो मुझे उस मानवीयता के प्रति सम्मोहन होना है, और मैं दर्शन को पढ़ करके उस मानवीयता के प्रति सम्मोहित हो गया हूं, पूरा नहीं हुआ हूं और होना चाहता हूं। कोई मेरे को कितना भी समझाता रहे गलत, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सम्मोहित हो रहा हूं, होना चाहता हूं। इसलिए बारंबार यही बोलता हूं, यही करता हूं, यही सुनना चाहता हूं। बाद में सम्मोहन गलत था, सही था बाद में, अभी लेकिन मैं सम्मोहित होना चाहता हूं। नागराज जी के पास मैं क्यों गया था? सम्मोहित होने के लिए। इस मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के प्रति सम्मोहित होने के लिए गया था। जितना उनके पास रहता था सम्मोहन और प्रबल होता था। नहीं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। पुस्तकों को जितनी बार पढ़ता हूं, मुझे मानवीयता से संपन्न होना है, मुझे मानवीयता से संपन्न होना है। मैं जगह जगह जाता हूं, क्या? स्वयं के सम्मोहन को और प्रबल करने के लिए ही जाता हूं। आप ऑनलाइन में बुलाते हैं, क्यों? अपने सम्मोहन को और प्रबल करने के लिए बोलता हूं। सीरियसली बताओ, मेरा सम्मोहन और प्रबल हो रहा है। किस चीज के लिए? मानवीयता के लिए। उसका क्या है? मेरे को खुद में सुख शांति लगता है। मैं मानवीयता के प्रति सम्मोहित होता हूं, मुझे सुख शांति लगता है। सम्मोहन भाषा को हमने जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया है, मैं उसको पॉजिटिव सेंस में बताना चाह रहा हूं। जैसे बाबूजी बोलते थे ना, क्या बताऊं, हाँ अपने लक्ष्य से सम्मोहित हो गया था। हमको अपने लक्ष्य से सम्मोहित होना पड़ेगा, और लक्ष्य है मानवीयता। मानवीयता के लक्ष्य से हमको सम्मोहित होना पड़ेगा। यदि ये सम्मोहन हो गया, जिज्ञासा का उदय हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। यही वो चीज है जिसमें बोलते हैं जागृति की ओर एक कदम बढ़ाते ही समस्त साप पाप ध्वस्त हो जाते हैं। यही वो स्थिति है मेरे हिसाब से। मानवीयता के प्रति हमारा सम्मोहन हो गया, अब कोई चीज हमको परेशान नहीं करने वाली, कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी हमारे लिए। समस्या का कोई दूसरा कारण होगा ही नहीं। समस्या एक ही है, मैं मानवीयता से संपन्न क्यों नहीं हूं। मेरी कल्पनाशीलता एक ही चीज के लिए चलती है कि मैं मानवीयता से संपन्न कैसे हो जाऊं, मानवीयता से संपन्न कैसे हो जाऊं, मानवीयता से संपन्न कैसे हो जाऊं। क्या ये आकर्षण गलत है? अभी भी हम जो भी उपलब्धि पाए हैं, जो भी हमने पद पाया, नाम कमाया, बिजनेस किया, वो सम्मोहन वसी तो किया, उससे सम्मोहित हुआ तो वहां पहुंच गए ना। अब बारी है इस मानवीयता से सम्मोहित होने की। अभी तक हमारे जितने प्रचलित लिटरेचर हैं उसमें मानवीयता का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं था। हम सम्मोहित रहे समाधि से। पूरे जितने भी साधक रहे उनका सबका सम्मोहन किसके लिए करवाया गया? क्या लगता है? जितने भी आपने पढ़े होंगे सभी साधकों का सम्मोहन किसके लिए रहा? समाधि के लिए ही रहा ना? क्या गलत बोल रहा हूं? सभी जितने भी साधना में आए उनका सम्मोहन किस स्थिति के लिए करवाया गया? समाधि के लिए कराया गया। यही था ना? क्या कुछ अलग स्थिति के लिए सम्मोहन करवाया गया उनका? जो भी साधक जाता है साधना करने, वो किस स्थिति से सम्मोहित होकर के जाता है? समाधि के, समाधि सिद्धि।
जो सिद्धि वाला है वो तो साधक भी नहीं है। जो सिद्धि वाला है वो तो अलग चीज से ही है, वो तो यश कामना से है, वो तो यश कामना के लिए गया है। लेकिन जो सही अर्थ में साधक है उसकी बात कहे तो वो सिद्धि के लिए नहीं, समाधि के लिए ही जाता है। तो समाधि के प्रति पूरे संसार को सम्मोहित किया गया। पूरा आदर्शवाद जो है वो सम्मोहन किसके लिए किया, किस लक्ष्य के लिए, समाधि के लिए सम्मोहित किया। नागराज जी ने आकर उसको बदला, मानवीयता के प्रति सम्मोहित करने के लिए अब वो प्रयास कर रहे हैं, मानवीयता से सम्मोहित हो जाओ। मानवीयता से सम्मोहित होने का मतलब मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि, हाँ मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, मेरी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, मेरा विषय ऐसा होना चाहिए। ये सम्मोहित हो रहे कि नहीं हो रहे? मैं तो हो रहा हूं। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये आप इसकी तरफ सम्मोहित हो रहे हैं? कितने लोगों को लगता है सम्मोहित हो रहे हैं? सम्मोहन का निकल, क्यों सम्मोहित हो रहे हैं? आपको ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा है ये अभी आप पहुंचे नहीं है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके बारे में कल्पनाशीलता फैलती है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तभी तो आप सम्मोहित हो रहे हैं। कल्पनाशीलता जब ऐसा फैलता है आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप सम्मोहित होते हैं। ऐसा सम्मोहन हमेशा के लिए बन जाए, क्या तकलीफ, क्या तकलीफ हमेशा के लिए। लेकिन क्या होता है, ट्रांजिशन। सम्मोहन कभी इधर, फिर किधर होता है सम्मोहन? ये इधर, आहार निद्रा भय मैथुन होता है सम्मोहन, होता है। कुछ समय सम्मोहन यहां, फिर कुछ समय सम्मोहन यहां, फिर पढ़ते अरे रे हम इधर सम्मोहित हो गए थे, वापस फिर से इधर सम्मोहित हो, फिर जैसे ही छोड़ा फिर से इधर सम्मोहित हुए। प्रारब्ध, प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध इधर की ओर सम्मोहित होने का बना हुआ है। हम इधर की ओर कोशिश करते हैं लेकिन वापस फिर से इधर आ जाते हैं, हमारा प्रारब्ध है। लंबा इसके प्रति सम्मोहित रहे हुए है ना, लंबा इसके प्रति सम्मोहित रहे हुए है ना। इस शरीर यात्रा, अनेक शरीर यात्राओं, इसी में सम्मोहित होकर के हम जिंदगी जिए हुए। क्या ये सम्मोहन इतनी जल्दी हट जाएगा? नहीं हटेगा। यही हमारा प्रारब्ध है। ये ठीक है, प्रारब्ध भी, सम्मोहन भी, प्रारब्ध भी पता चल रहा है। क्या प्रारब्ध? इतना हम इसके प्रति सम्मोहित हो करके जिए हुए हैं, मैं स्वयं शरीर हूं, ऐसा सम्मोहन हो करके इंद्रिय सुख में ही सुख है, ऐसा हम सम्मोहित होके बारंबार सुखी होने का जो प्रयास किए हैं, उससे हमारा प्रारब्ध बन गया है। क्या? इस सम्मोहन में जीने का, इस सम्मोहन में जीने का हमारा प्रारब्ध बन गया। चाहना, अभी ये क्या लगता है, ये चाहना में नहीं है, ये चाहना में नहीं है और जबरदस्ती कर रहे हैं। तो चाहना इसलिए तो कह रहे हैं, अब सम्मोहन कभी इसका भी होता है, कभी इसका भी होता है, कभी इसका भी होता है। ये चाहना तो अभी नया बना है, इसकी चाहना तो इतनी लंबी थी, अभी ये नया बना तो वो चाहना छूट गई क्या? वो चाहने में छूट गई है? नहीं छूटी है। तो अभी कभी ये प्राथमिक, कभी ये प्राथमिक, कभी ये प्राथमिक, कभी ये प्राथमिक, कभी इसके लिए सम्मोहित, कभी इसके लिए सम्मोहित, कभी इसके लिए सम्मोहित, कभी इसके लिए सम्मोहित। यही है हमारा प्रारब्ध। इसी को कहा इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन। यही है हमारा प्रारब्ध। ठीक है, यही है हमारा प्रारब्ध। क्योंकि हम इसके प्रति पूरी तरीके से सम्मोहित नहीं हुए। कैसे होगा इस प्रारब्ध से, कैसे होगा? अभी हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इमीडिएटली हमारा इस प्रारब्ध से मुक्ति हो जाए। क्या यहां बताए जा रहे हैं? जैसे जैसे हम इसके प्रति सम्मोहित होते जाएंगे, इसका सम्मोहन धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे अभी इसको गणितीय भाषा से समझते हैं। लेट्स से पहले इसमें 100 था, उसमें 0 था, इसमें 100 था, उसमें 0 था। अब धीरे धीरे समय में बोल रहा हूं, काल में, तो पहले 100 आवर्स इसमें, उसमें 0 आवर्स, फिर क्या होगा? इसमें 99, उसमें 1,
और अभ्यास करते जाएंगे। सतर्कता, सतर्कता, सतर्कता यहीं पे। क्या चीज के लिए सतर्कता? हम अपने विचार में हमेशा तर्क में अपने को दृष्टा बने हुए, मतलब तर्क को हमेशा देखते रहते हैं कि हमारा विचार, हमारा कल्पनाशीलता इधर की ओर गया या इधर की ओर गया। हम अपने विचारों का हमेशा ध्यान पूर्वक बने रहते हैं दृष्टा, कि मेरे विचार इस अर्थ में चल रहे हैं या इस अर्थ में चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बेहोश हो गए, चल रहा है, इस सम्मोहन में जीने जा रहे हैं, एक ऐसा झटका आता, अरे मैं क्या करने लगा, आता है, उस क्षण हम सतर्क हो गए, संवेदनाओं में बह गए, उस क्षण हम सतर्क नहीं है, बेहोश हो गए। किसी एक क्षण आता है, यार मैं क्या कर रहा हूं इतने समय से, किसी एक क्षण आता है ऐसा, जिस क्षण ये आया कि मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत है, मुझे तो ये करना था, उस क्षण हम सतर्क हो गए। लेकिन वो लंबा रहता है क्या? फिर से बेहोश, फिर से बेहोश, फिर एक क्षण आता है, मैं क्या करने लगा, ये गलत है, मुझे तो ये करना था, उस क्षण सतर्क, फिर बेहोश। तो एक थोड़े समय के लिए सतर्कता आई, बेहोशी, फिर सतर्कता आई, बेहोशी। इसके काल को बढ़ाना, वो कैसे बढ़ेगा? जितनी देर तक हम पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, अपने आप ध्यान हमारा बना रहेगा। इसके लिए भी शास्त्राभ्यास। भैया एक चीज हाँ, आ रहा हूं दीदी, आ रहा हूं। ये तीनों चीजों को एक साथ मैं इसमें करके बता रहा हूं। सतर्कता क्या है? जहां पर हमको अपने जीवन क्रियाकलापों का पता है कि जीवन क्रियाकलाप किस दिशा में चल रहे हैं, यही है सतर्कता। यही इसका अभ्यास करते 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 मैं अब हर क्षण सतर्क हो गया, सजग हो गया, हर क्षण सतर्क हो गया, वही सजगता है। अब मैं जाग गया। जब तक जागा नहीं हूं, बीच बीच में बेहोश होता हूं। सजगता का मतलब जागना ना, बीच बीच में बेहोश होता हूं मतलब सजग नहीं हूं। हर क्षण सतर्कता बन गई मतलब सजगता आ गई। कि ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है? तो हो क्या रहा है अभी? सतर्कता क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हम नहीं रहेंगे तो ये हमारे प्रारब्ध, बस हम इस दिशा में हैं ही, हैं ही। ऐसा थोड़ी है कि आज पहली बार, हमारा गठन पुनः कब बना होगा पता नहीं। कितने शरीर यात्राएं हमने ये जीवों के जैसा जिया, उसके बाद मानव शरीर यात्रा भी कितना लिया और कितना हमने इसके लिए जिंदा रहने के लिए किया। ये सब हमारा ट्यूनिंग हो चुका है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग। ट्यून्ड हो गए हैं हम उससे। अब इसके साथ ट्यून्ड होने का कोशिश करते हैं, क्या हो गए? क्या इसके साथ नहीं, हमारी ट्यूनिंग इसके साथ बनी हुई है। वहां पर थोड़े समय के लिए, जैसे अभी ट्यून्ड होने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ, जैसे ही यहां से बाहर जाएंगे सतर्कता छूटा, वापस ये ट्यूनिंग तो बनी हुई है, वापस वहीं पर चले जाएंगे। यही है हमारा प्रारब्ध। ये देखिए, जो ज्ञान में अर्चन है यही है प्रारब्ध। यदि हमारे में, मैं इसीलिए तो आया था, इसका कोई मैकेनिज्म हो, इसको डिलीट मार देना, इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन करके मैं फैला लूंगा, मेरा झंझट खत्म। यदि ये डिलीट मार दिया जाए मेरे से प्रारब्ध को, मैं इसको फैलाऊंगा, मानवीयता फैलेगा, मानवीयता मेरे में रन करने लगेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रन, पूरे समय मेरा मानवीयता में ही जीना होगा। लेकिन ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मुझे अपने पास्ट से अलग किया जा सकता है। मैं हमेशा अपने पास्ट से कनेक्टेड हूं ही। ये अस्तित्व में ये मैकेनिज्म नहीं है कि मुझे अपने पास्ट से अलग कर दिया जाए। मैं अपने पास्ट के साथ हूं, मैं अपने पास्ट के साथ हूं। तो पास्ट में मैंने जितनी भी गतियां की हुई हैं वही मेरी वर्तमान स्थिति है। फिर से स्थिति गति को भी समझ सकते हैं। स्थिति, मेरी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? पूर्व में मैंने जो गतियां की थी
वो मेरी अभी वर्तमान स्थिति के रूप में बन गई है। यही है मेरा प्रारब्ध। एक एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मैं पंजाबी कम्युनिटी से, मेरे हस्बैंड बनिया कम्युनिटी से, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। तो वो जब डिफ़िकल्टी हुई थी तो अब ये सिचुएशन है कि वो मैं सारी स्मृतियाँ, मतलब मेरे ध्रुमिल ध्रुमिल सी जैसे हो जाती है ना, कि अब याद नहीं आती वो चीज़ें। हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसको मैं बार बार याद नहीं करती, इसलिए वो सारी चीजें मेरी जाती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। इसको क्या कहेंगे? अभी वही दीदी, हम किसी एक स्पेसिफिक घटना की तरफ चले जा रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, अभी जैसा मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझें, फिर हम उस घटना को भी समझने लगेंगे। प्रारब्ध की बात को पहले समझ लें, बाकी फिर उसको भी समझ लेंगे। बार बार जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं वर्तमान में मेरी स्थिति है, वो पूर्व में गतियों का एक कलेक्शन है। पूर्व में मैंने जितना भी चित्रण किया हुआ था, उस समस्त चित्रणों का वर्तमान मैं स्वरूप में अभी हूं। यही मेरी स्थिति है। पूर्व में मैंने जितना भी अपना विचार किया हुआ है, उस समस्त विचारों का आग के स्वरूप में मैं अभी वर्तमान में हूं। यही मेरा यही मेरा तुलन दृष्टि है। तुलन जो उसको बोलते हैं, वो तुलन है क्या, स्थिति में बोलते हैं ना। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपने आज से पहले जितना सोचा हुआ है, उसके आधार पर आपके सोचने की एक दिशा हो गई है तय। आप इसी आधार पर सोचेंगे। ये आपकी स्थिति है। इनकी अलग स्थिति है, इनकी अलग स्थिति है, क्योंकि सब लोगों ने अपने पूर्व में विचार किया हुआ है। तो जो विचार को हमने आज तक किया हुआ है, उस आधार पर मेरी वर्तमान स्थिति है। यही स्थिति जो पूर्व में मैंने जो भी किया हुआ है, वही हमारा प्रारब्ध है। वही हमारा प्रारब्ध है। हम उससे अलग नहीं हो सकते। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे को, हम प्रारब्ध को अभी तक क्या सोच रहे हैं ना, कि कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारे सही गलत को दंड देने वाला है, कोई नियति है, कोई प्रकृति है, कोई ईश्वर है जो हमको दंडित कर रहा है। ये हमारा प्रारब्ध है। कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। मैं ही उसको कंट्रोल करने वाला हूं, ये नहीं जा रहा है भाव। प्रारब्ध में हमारा कहां चला जा रहा है? कोई नियति है जो तय कर रही है, मैं नहीं तय कर रहा हूं। आ रही मेरी बात समझ में? सारा झंझट कहां है? कौन तय कर रहा है? मुझको छोड़ करके कोई तय कर रहा है। जब मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मुझको छोड़ के नहीं, मैं ही तय कर रहा हूं। यदि ये हो जाए, ये सारा भय, जो भी डर है, वो सब दूर हो जाएगा। भैया ऐसे ही जैसे 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 वातावरण बदलता है ना, जैसे जैसे पॉजिटिव वातावरण मिलता चला गया, तो मुझे पीछे का सारा डिलीट होता जा रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है। जैसे पीछे की जितनी भी स्मृतियां हैं वो सारी डिलीट होती जा रही हैं, और जैसे जैसे मेरे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है जैसे भी, तो मेरे को वो जानने की इच्छा हो रही है जो मेरे को जानना है एक्चुअली। पास्ट को क्या करेंगे जान करके? पास को जानना ही नहीं है ना। मतलब मैं हम ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जा रही हूँ, तो मेरी नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वो छूटती जा रही हैं। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अच्छा है, मतलब उसको प्रारब्ध से मैं कनेक्ट करके देखना चाह रही थी। छूट रही हैं। हमारे प्रारब्ध से हमको मुक्ति मिल रही है। क्या दिक्कत है? ठीक है भैया। इसमें दिक्कत क्या है? यही तो हम चाहते हैं। हमारी जो भी भ्रमित इच्छाएं हैं, भ्रमित विचार है, भ्रमित आशाएं हैं, ये हमारी धीरे 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 कम होने लगे। क्या उसको बना के रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बना के नहीं रखना चाहती, मैं समझना चाह रही थी उसको कि ऐसा ऐसा होता है। मतलब मेरे को, मेरे अंदर ऐसा मेरे को देखने को मिला कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जाती गई, वो मेरे पीछे की जितनी भी नेगेटिव स्मृतियां थी, पहले मैं हाईलाइट कर देती थी उसको,
नेगेटिविटी को कि भाई नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मेरे को उसको याद करने का मन ही नहीं करता। हो गया, अनावश्यकता का त्याग हो जाता है। आवश्यक पकड़ में आता है, अनावश्यक का अपने आप त्याग हो जाता है। अनावश्यक का त्याग नहीं करना पड़ता है, आवश्यक को पकड़ना पड़ता है। आवश्यक को पकड़ लिया, अनावश्यक का अपने आप त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। आवश्यक को नहीं पकड़ा तो बलपूर्वक हम दमन करने का कोशिश करते हैं, दमन होता नहीं है। विजय यही है, आवश्यक को पकड़ लो। आवश्यक को पकड़ लिया, अनावश्यक का अपने आप त्याग हो जाता है, यही है विजय। दमन क्या है? आवश्यक को पकड़े बिना अनावश्यक से छूटने का प्रयास करना, यह है दमन। आवश्यक को पकड़े बिना अनावश्यक को छोड़ने का जो हम प्रयास करते हैं वो दमन है। आवश्यक को पकड़ लेने पे अनावश्यक अपने आप छूट जाता है, यही है विजय। ठीक है दीदी? ठीक है। तो हम प्रारब्ध को लेकर के बहुत सोचते हैं। भैया हाँ, ये प्रारब्ध के ऊपर व्यक्तिगत प्रारब्ध, परस्परता में प्रारब्ध और सामूहिक प्रारब्ध पे क्लैरिटी चाहिए। है ना। कुछ जो हैं, जैसे मेरे आशा बंधन, वो मेरा प्रारब्ध है। 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होना जो मैं चाहता हूं, वो क्या है? मेरा अपना इंडिविजुअल प्रारब्ध है। संवेदनाओं से सुखी होने के लिए बारंबार जो मैं प्रयास करता हूं, वो मेरा इंडिविजुअल प्रारब्ध है। कुछ प्रारब्ध देखेंगे परिवार लेवल पे है। जैसे मेरे परिवार का किन्हीं व्यक्तियों के साथ कुछ द्वेष है, घृणा है, चूंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूं तो वो मेरा भी प्रारब्ध बन गया। हो सकता है कि मेरा इसमें इंडिविजुअली कोई रोल नहीं था, लेकिन चूंकि वो परिवार का प्रारब्ध था तो मेरा भी बन गया। परिवार वालों का द्वेष था उनसे, माता पिता का द्वेष था, इसलिए मेरा भी द्वेष हो गया। अब जो बच्चा यहाँ नया जन्म ले रहा है, उसको पाकिस्तान नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन थोड़े समय में उसको पाकिस्तान से घृणा हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। क्यों? इस देशवासियों का सभी का प्रारब्ध है पाकिस्तान। इस देश में जो भी जन्म लेगा उसका प्रारब्ध है क्या? पाकिस्तान से बदला उसका प्रारब्ध बन जाएगा। है कि नहीं? यही है ना। यहां के देशवासियों का यह प्रारब्ध है। वो कब तक मुक्त नहीं होगा? जब तक ये भारत पाकिस्तान की समस्या नहीं मुक्त होगी, यहाँ के देशवासियों में से ना प्रारब्ध से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये बात पकड़ में आ रही है? तो कुछ प्रारब्ध, या अब एक और देखें, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये पूरे धरती के जितने लोग कर रहे हैं उन सब का कलेक्टिव प्रारब्ध है। चाहे शोषण कोई भी करे, कोयला कहीं भी खोदा जाए, प्रभाव पूरे धरती पे पड़ेगा। कोयला कहीं से भी निकाला जाए, डीजल पेट्रोल कहीं से भी निकाला जाए, है ना, पॉल्यूशन कहीं पर भी हो, वो पूरे धरती का प्रारब्ध बनने वाला है। ये धरती के सभी लोग जो होंगे उससे प्रभावित होंगे, नहीं होंगे? ये जो बोल रहे हैं ना कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो बर्फ है वो पिघल रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, ये सभी का प्रारब्ध है। तो कुछ प्रारब्ध क्या है? पूरे धरती के लेवल पे है, कुछ राष्ट्र के लेवल पे है, कुछ स्टेट के लेवल पे है। जैसे बिहार के सभी लोगों का प्रारब्ध है लालू जी। लालू जी के प्रारब्ध के कारण पूरे बिहार के लोगों का प्रारब्ध बन गया। अब तो थोड़ा लालू जी नहीं है, पहले जहां से बोलता था बिहार से, अच्छा लालू जी के स्टेट से हो, अरे यार मतलब बिहार क्या लालू जी का स्टेट है क्या? हमको कैसा देखा जाता था? लालू जी के जैसा देखा जाता था। क्यों? हमारा प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध। उस स्टेट में जन्म लिया, हमारा वो प्रारब्ध है। जिस कम्युनिटी में मैंने जन्म लिया उस कम्युनिटी का प्रारब्ध बन गया मेरा। मैं जिस कम्युनिटी में जन्म लिया वो मेरा प्रारब्ध बन गया। ये दिख रहा है? तो ऐसे प्रारब्ध कुछ व्यक्ति की सीमा में है, कुछ परिवार की सीमा में, कुछ समुदाय की सीमा में है ना, कुछ समाज, कुछ स्टेट, कुछ राष्ट्र और कुछ अंतरराष्ट्र की सीमा में।
तो जो अंतरराष्ट्र की सीमा में है उसका अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। मैं यहां देवी मानव हो जाऊं और बढ़िया जो है पाकिस्तान में जाऊं ज्ञान देने, हिंदी चीनी भाई भाई, भारत पाकिस्तानी भाई भाई, ये कोई जासूस आया है, देखा जाएगा ना, देखा जाएगा कि नहीं जाएगा। काहे का वो करना, प्रारब्ध बना हुआ है, पहले यहां तो ठीक कर लें, बाद में वहां भी ठीक करेंगे। तो ये सब प्रारब्ध को भी ठीक से अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ध्यान आकर्षण करा दिया, बहुत बढ़िया। तो प्रारब्ध जो है, अभी तक हम व्यक्तिगत प्रारब्ध की बात कर रहे थे। अब प्रारब्ध जो है कुछ व्यक्तिगत है, कुछ परिवारगत है, कुछ समुदाय में है ना, कुछ राष्ट्र, कुछ स्टेट, इस सब के लेवल पर है। ये ठीक है भैया। तो, हाँ वैसे पुरानी जो अपनी बात की दीदी ने प्रश्न पूछा, उसके बाद पहले वाला भी मैं थोड़ा पूछना चाहता था। मुझे जस्ट ये पूछना था, ये जब हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, इसमें सही गलत भी हो ही सकता है, राइट? प्रारब्ध सही होना या प्रारब्ध गलत होना, ऐसा भी हो ही सकता है, राइट? जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसने कुछ सोचा था कि मैं यहाँ पे एक मंदिर बनवाऊंगा, वो तो बना नहीं। अभी वो परिवार का जो मुखिया है, अभी जो बन गया है, वो ऐसा बोल रहा है, यार तुम यार कुछ करो यार, अपने को मंदिर बनवाने का है। तो अभी उसमें कभी ना कभी प्रेशर तो बनता ही है कि भाई ये बोल रहे हैं, अभी क्या करें, क्योंकि हो सकता है उनका प्रारब्ध उसमें ही अटका हुआ है। तो इसको भैया कैसे देखें? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे कुछ इच्छा में बैठ गया है ना। मेरे दादाजी की इच्छा थी, है ना। अरे दादाजी की इच्छा थी, अब आपकी इच्छा होगी, हमको पता ही नहीं चलता है। अरे दादाजी की इच्छा थी, दादाजी के साथ चली गई, अब उसको क्यों बोलते दादाजी की इच्छा? ये बोलो ना, वो मेरी इच्छा हो गई कि दादाजी की इच्छा को पूरा करना जो है वो मेरी इच्छा में आ गया है तो ऐसा ही ना। तो ये बेसिकली मेरी इच्छा है कि दादाजी की इच्छा पूरी हो, ये कहे ना, मेरी इच्छा है कि दादाजी की इच्छा पूरी हो। हम जस्टिफाई करते रहेंगे, दादाजी की इच्छा थी, दादाजी की इच्छा थी। ये बोलो ना, मेरी इच्छा है कि दादाजी की इच्छा पूरी हो। तो यदि मेरी इच्छा नहीं होती तो हम कहां बोलते दादाजी की इच्छा थी? अपने काम के लिए जो होता है वही दादाजी की इच्छा होती है, जो मेरी इच्छा में आता है वही दादाजी की इच्छा को पूरा करते हैं। तो आपने वादा किया तब ना, नहीं किया तो नहीं करेंगे वादा। तो वादा किया था, इसका मतलब आपकी इच्छा थी तभी तो वादा किया। अरे तो जो बेटा बेटा सुन तो लो, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो। एकदम तलवार लेके ऐसा खड़ी हो जाती हो है? अरे बिना तलवार के भी बातचीत हो सकता है, तुरंत ही तलवार लेकर के जो है खड़ी हो जाती है। काउंटर देखो, अभी अपन को ना ये थोड़ा सा विधि को समझना पड़ेगा। हम ये बार बार जो ऐसा काउंटर करने जा रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के प्रति अभी वो स्वीकृति नहीं हुई है। स्वीकृति होगी तो ऐसा बातचीत नहीं होगा, एक दूसरे को समझने के लिए बातचीत होगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं मेरे माता पिता की मेरे से कुछ इच्छा थी, जैसे क्या, मैं आईआईटी कर लिया, मैं अपने घर का बताता हूँ, है ना। आईआईटी कर लिया, उनकी इच्छा थी मैं बढ़िया पैसा कमाऊं, बड़ा सा घर बनाऊं, ये सब कुछ है, थी तो उनकी इच्छा, लेकिन वो मेरी इच्छा नहीं बनी। मैंने किया उसको? नहीं किया। मेरी इच्छा क्या बनी? एक सामान्य सा घर होना चाहिए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा बनी, तो मैंने इसको किया। उनकी जो इच्छा थी बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, वो मेरी इच्छा में नहीं आया, मैंने उसको नहीं किया। यदि वो मेरी इच्छा में भी आ जाता तो मैं उसको करता। और क्या, यदि बलपूर्वक भी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोह बस हमारे में वो इच्छा बनी हुई है। ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं, ये मोह है, मोह बस स्वीकृति है। मोह बस स्वीकृति होने के कारण जो है हम उसको करते ही हैं।
तो वो हमको स्वीकार है ना। मोह बस मेरी स्वीकृति है कि नहीं है? नमस्ते दीदी। मोह तो दबाव ही है ना। मोह एक तरीके का दबाव ही तो है। मोह एक तरीके का दबाव ही है ना। जैसे बेटा बेटा एक ऐसे नहीं सोच सकते, जैसे कई बार हम काम करते, जैसे मैं खुद काम करता हूँ और मैं ऐसा सोचूं कि मेरे परिवार वालों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। रियल में वो हम तलवार कंधा किसी और का रखना चाहते हैं। इच्छा मेरी ही होती है, लेकिन कंधा किसी और का रखते हैं और नाम किसी और का लेते हैं, और जब वो सही हो जाए तो क्रेडिट मुझे मिल जाए, और गलत हो जाए तो दूसरे को क्रेडिट मिल जाए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, लेकिन अल्टीमेट वो इच्छा अपनी ही होती है। इसीलिए वो सेंटेंस है ना, हर मानव सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए प्रयास करता है। बस। तो उसके अंदर क्या होता है, अल्टीमेट हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, हमको लगता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दूसरों को करके हम सुखी होते हैं, इसलिए हम अपने सुखी होने के लिए ही करते हैं। माता पिता की इच्छा को क्यों पूरा कर रहे हैं? माता पिता की इच्छा को पूरा करके मैं सुखी होता हूं, इसीलिए मैं वो करता हूं। जो भी कार्यक्रम है मैं अपने सुखी होने के लिए ही करता हूं। भैया एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी। अगर मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरी बच्ची अच्छा पढ़े, अच्छा कमाए, अच्छी तरह से जिए, वो नहीं करती है तो मेरे पे थोड़ा सा दबाव लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, मैं उस पर भी प्रेशर करता हूँ कि करना चाहिए, पर मूल में मेरा उसके प्रति मोह है। मूल में मेरी एक इच्छा है कि मेरी बेटी अच्छी बने, किसी के डिपेंडेंट न रहे, तो वो भी एक मोह है, वो भी दबाव है। वही बात मैं वही समझा रहा यस, हूं। मैं उसको ये आप में मोह बस इसके सुखी होने से आप सुखी होंगे, इसके दुखी होने से आप दुखी होंगे। इस कारण से आप, चूंकि ये समझ नहीं रही है, लेकिन आप में ये दबाव बना हुआ है कि ये सुखी हो, सही, मैं वही समझ रहा हूँ। ये सुखी हो। अरे जब तक मुझ में ये मोह है कि ये सुखी हो और ये सुखी होते हुए नहीं दिखेगी, उससे मैं दुखी होऊंगा। पहले बेटा ये बात पकड़ में आई। देखो, संवाद तब होगा जब मैं कुछ कहा, पापा कुछ कह रहे हैं, उसको आप सुनोगे, सुन करके सोचोगे, तब आप अपनी बात रखोगे तो संवाद होगा। हम सिर्फ अपनी बात रखेंगे तो संवाद नहीं होगा, तर्क वितर्क हो जाएगा। पहली बात, सभी को अच्छे से बेटा आराम से, यदि हम सिर्फ अपनी बात को रखना चाहेंगे तो ये मामला यहां चला जाएगा। ये चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, हम अपने तर्क को श्रेष्ठ मान लेंगे तो हम काउंटर करने लगेंगे। आप जो बोलोगे उसको मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो बोलूंगा उसको आप नहीं सुनोगे। आप अपने तर्क में दृढ़ रहोगे, मैं अपने तर्क में दृढ़ रहूंगा, वो लिसनिंग नहीं होगी। तो हम ध्यान रखें, मैं भी प्रयास करूंगा जब आप बोल रहे हैं उसको मैं सुनूं, समझूं, तब उस पर बोलूं। जब मैं बोल रहा हूं आप उसको सुनो, सोचो, तब आप बोलो, तभी होगा संवाद, वरना हम यहां पर उलझ जाएंगे। और उसका रूट यह कहीं ना कहीं अभिमान, स्वयं के तर्क को, विचार को श्रेष्ठ और दूसरे के विचार और तर्क को नेष्ठ। तो थोड़ा सा बेटा आपको इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके कारण ये क्षुब्धता बढ़ती हुई दिखती है। मैं भी उसका हूं, इस कारण से अभिमान बढ़ता हुआ दिखता है। इस कारण से हम एक दूसरे के साथ जो है ना, संवाद ना करके तर्क को तर्क ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी आग्रह रहेगा, आराम से करें, आराम से करें। यही एक दूसरे के प्रति सम्मान है। मेरा भी आपके लिए सम्मान है, आपका भी सम्मान हो, तब तो संवाद होगा ना। जी बेटा, ऐसा सोच करके आराम से, कोई किसी को काट नहीं रहे, कोई किसी को छोटा दिखा नहीं रहे कि मैंने जो बोला वो सही हुआ और इनने जो बोला वो गलत हो गया, या आपने जो बोला वो सही हो गया, इन्होंने जो बोला वो गलत हो गया। हम इसके लिए संवाद नहीं कर रहे। ये एक परिवार है, इस परिवार में हम किसी को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए तर्क को तर्क नहीं कर रहे हैं, सही को समझने के लिए संवाद कर रहे हैं। ये स्थिर कर लेंगे, हमारा ये जो है ना अटैकिंग वाला मोड खत्म हो जाएगा।
यदि हम सही गलत को स्थिर करने जाएंगे, अटैकिंग मोड में रहेंगे। तो हम सभी पहले कोई किसी पर अटैक ना करे। कोई भी कुछ बोल रहे हैं, तुरंत अटैक करने की जरूरत नहीं है। हम तुरंत ही अटैक करते हैं, फिर दूसरा भी अटैकिंग मोड में आता है। जैसे मैंने कुछ कहा, आपने मेरे समर्थन में कुछ कहा, इनको अटैकिंग लगता है। आप सोच रहे हैं हमसे क्या चूक हुई? हम लोगों ने मिलकर अटैक कर दिया इन पर। इनको अटैकिंग जैसा लग रहा है। अब ये अटैकिंग हो गया तो इनको क्या लगेगा? अब ये अपना पोजीशन को क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करेंगे। तो हमारा संवाद नहीं होगा, हम तर्क वितर्क में चले जाएंगे। ये अभ्यास, फिर से हम यहां पर से कहां हम चले जा रहे हैं, वो उसको सतर्कता पूर्व, ये सतर्क, यही है सतर्कता, कि ये गलत दिशा में जा रहा है और हमारा ध्यान ही नहीं है, और लंबा जाने के बाद ध्यान में आया, अरे हम गलत दिशा में जा रहे थे। अभी सतर्क हो जाए कि सभा इस दिशा में जा रही है, ये एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ऐसा ना जाए। और यदि हम अभिभावक की जगह पर हैं, हम बड़े की जगह पर है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। भाई ये हमारे से आयु में तो अभी इस सभा में सबसे छोटी है ना, ये हमारा रोल अभिभावक का है। हमको ये भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, हमको इनका पोषण करना, ये भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हम उस मर्यादा का उल्लंघन करके, है ना, यदि हम उनके जागृति में सहायक की जगह हम अटैकिंग करने लगेंगे तो शोषक हो जाएंगे। इनका धीरे धीरे ये विश्वास उठेगा कि यार यहाँ तो सब अपना जो है ना विचार को श्रेष्ठ मान करके हमको दबाना, क्यों? मैं छोटी हूं आयु में, मैं आयु में छोटी हूं, इसलिए मेरी बात को लोग सब गलत साबित करते हैं। ऐसा बेटा आता है ना कि मैं छोटा हूं, इस कारण से जो है मेरी बात को लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लोग बड़े हैं, अपने आप को ज्यादा अनुभवी मानते हैं। ये या नहीं है ना बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसी स्वीकृति बहुत बढ़िया, हम सभी के लिए खुशहाली है। तो यहां पर हम कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं। तो इस भाव से हम संवाद करें, ठीक है जी? बोलिए। मैं इनको गलत सिद्ध नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपना एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती थी। ऐसा था कि जैसे इन्होंने बोला कि मेरे लिए ये चाहते हैं कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, पैसे कमाऊँ, बात सही है, मेरे को भी स्वीकृत है। लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बोलना चाहती हूँ। मान लो कि आपको पेरेंट्स कुछ ऐसा करने, मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे को कुछ ऐसा बोले जो वो चाहते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। लेकिन कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन वो करते हैं, साथ में वो ऐसे बोलते हैं ना कि एक धमकी जैसा कि आप ये नहीं करो। मान लो पेरेंट्स बीमार है, मतलब पापा या मम्मी कोई बीमार है और हमको कुछ करने को बोल रहे हैं, मना बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर नहीं करोगे तो मैं दवाई बंद करूंगी, या ऐसे कुछ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस हिसाब से अगर माँ से प्यार करते हो तो अब उनको दवाई खिलानी तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, या फिर आप कोई बहाना ढूंढ के लाओ कि कुछ ऐसे, या फिर करो। तो इसमें स्वीकृति कहाँ से? उनके प्रति स्वीकृति है, लेकिन उनकी सोच के प्रति स्वीकृति नहीं, तो इसका आप क्या कहोगे? है ना, अभी बेसिकली भाई हमारी स्वीकृति संबंध के लिए है। हमारी स्वीकृति कहाँ है? संबंध के लिए। उनके तरीके के प्रति स्वीकृति नहीं है, लेकिन संबंध के प्रति स्वीकृति है ना, तभी तो हम प्रयास करते हैं। उनके तरीके के प्रति स्वीकृति नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उनके से संबंध की भी स्वीकृति नहीं है। वही तो अभी जैसे क्या होता है कि हमारे में क्या चीज की स्वीकृति है, चाहे मुंह बस ही कहें, मुंह बस हमने उनको स्वीकार करके रखा हुआ है। उनके सुखी दुखी होने से हम सुखी दुखी होते हैं, इसमें तो पक्का है ना। वो दुखी होंगे तो आप सुखी रहोगे या दुखी रहोगे? वो सुखी होंगे तो सुखी होंगे। ये स्वीकृति आप में भी है, उनमें भी है। ये स्वीकृति आप में भी है, इनमें भी है। लेकिन सुखी होंगे कैसे, इसमें भिन्नता है। उनको लगता है कि ऐसा करने से सुखी होंगे, आपको लगता है नहीं ऐसा करने से सुखी होंगे। सुखी दोनों ही नहीं है, सुखी दोनों ही नहीं है। चाहते दोनों हैं एक भी नहीं। इसीलिए दोनों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं बनता। फिर से वही बोला, वही तो कर रहा हूं। वो इच्छाएं यदि भ्रमित है,
उनको, आपको लगता है कि जो उनकी इच्छा है वो सही नहीं है, तो उसको आप नहीं स्वीकारते हो। सिंपल सी बात है ना। लेकिन वो जो इच्छा है कि भाई आप सुखी हो, उसको आप स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते? वो इच्छा पूरी कैसे होगी, वो आपको ठीक नहीं लगता, इसलिए आप नहीं स्वीकारते हो। जैसा सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का एग्जाम्पल देता हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। मुझे ये इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरे माता पिता ये चाहते हैं कि मैं सुखी हूं, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। वो मेरे कार्य से संतुष्ट नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि मेरे माता पिता मेरा सुख चाहते हैं। मुझे पता है मेरे को थोड़ा सा भी दुख होगा, उनको पीड़ा होती ही होगी, चाहे व्यक्त करे या ना करे, पीड़ा तो होती ही होगी। तो उनमें ये जो इच्छा है कि मैं सुखी हूं, चाहे मोहवश ही हो या किसी वश हो, ये तो है उनमें। लेकिन अब वो जिस विधि से चाहते हैं कि मैं सुखी हूं, मुझे लगता है वो विधि गलत है, उस विधि से सुखी नहीं हुआ जा सकता। इसलिए जो उनकी इच्छा है मेरे जीने को लेकर के, वो मेरी इच्छा नहीं बनी। आ गई मेरी बात समझ में? उनकी इच्छा है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, लेकिन वो मेरी इच्छा क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेरे दिखता है कि ऐसा करने से मैं सुखी नहीं होऊंगा। कोई इसमें दिक्कत? लेकिन मेरे को ये तो है ही कि वो सुखी करना चाहते हैं, मेरा सुख चाहते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। दिक्कत कहां हो जाती है? जब वो ये दबाव बनाने लगते हैं तो घर्षण होने लगता है। वो दबाव बनाने लगते हैं कि चलो इसी विधि से आप करो, तो क्या होता है? घर्षण होता है। मैं क्या बनाता हूं? अरे मैं इस विधि से सुखी नहीं होऊंगा, मैं अपनी विधि से सुखी होऊंगा। फिर क्या होता है? कुछ अनबन होना, है ना, बहसबाजी होना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं छोटा हूं, वो बड़े हैं, जो भी एक परंपरा से चला आया कि माता पिता बच्चे को नियंत्रित करेंगे, उसमें घर्षण होने लगता है। और एक समय घर्षण ज्यादा होता है तो दूरियां बढ़ती जाती है। घर्षण ज्यादा होता है तो दूरियां बढ़ने लगती है। जैसे आप घर्षण करेंगे बारंबार, दूरी बढ़ते जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि दूरी बढ़ रही है, और एक समय दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तब आप बोलोगे अरे यार बहुत ज्यादा दूर चला गया। अब आप अपने को बदलने की कोशिश करोगे, नहीं अब मैं अपने आप को बदलूंगा। तब तक में दूरी इतनी ज्यादा हो चुकी है, जब तक में आप सतर्क हुए तब तक में दूरी ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे घर में अब यही हो गया। अब जब वो सतर्क हो रहे हैं तब तक में दूरी ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस समय सतर्क होना था, जिस समय दिख रहा है कि दूरी ज्यादा हो रही है, उस समय ही सतर्क हो जाना था। सतर्कता उस समय नहीं आई। सतर्कता कब आई? जब दूरी बहुत बढ़ गई। अब वापस सतर्क हो रहे, नहीं अब इसको पास लो, अब इसको पास ला। फिर जैसे ही पास आते हैं फिर घर्षण, फिर दूर जाओ। तो हम क्या करते हैं? पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, ऐसा घर्षण करते रहते हैं। अच्छी निश्चित दूरी को हम नहीं पहचानते। अच्छी निश्चित दूरी को हम नहीं पहचानते हैं कि इसके जागृति में किस अच्छी निश्चित दूरी में रहते हुए हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो सकते हैं, ये हम नहीं जानते। या तो क्या होते हैं, हम अतिक्रमण कर देते हैं या पूरा ही त्याग देते हैं। अच्छी निश्चित दूरी को हम नहीं पहचान पाते। जागृति में सहायक होने के लिए उस अच्छी निश्चित दूरी को पहचानना आवश्यक है। मैंने बाबा जी को देखा, जैसा वो घर में रहते थे, जो भी कर रहा है उनसे पूछने आए, बाबा जी सही ही प्रस्ताव देते थे, ऐसा करो, दबाव नहीं बनाते थे। यदि कोई निर्णय लेकर के आया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है ना, अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए, फिर भी बोला कि नहीं उनका निर्णय वही है, शुभमस्तु, हम सहमत हो, हमारा क्या सहयोग हो सकता है बताओ। क्या सुंदर था जी ना, क्या सुंदर था। हम कर पाते वो नहीं, गलत है ये, यही करो, घर्षण। बात पकड़ में आ रही है? पर नियंत्रण का जितना भी प्रयास है वो विफल होने वाला है। पर नियंत्रण का जितना भी प्रयास है वो विफल होने वाला है। हम मोहवश या जिस भी बस पर नियंत्रण करने लगते हैं, उससे कैसे दूरियां बढ़ते जाती है हमको पता नहीं चलता। पर नियंत्रण वश हम कैसे
प्रयास करने लगते हैं और उससे दूसरे को क्या होता है, घुटन होने लगती है। क्या होता है, घुटन होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। पहले तो वो आपसे मन से दूर होने लगता है, मन से धीरे 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 आपसे दूर होता है। पति पत्नी से दूर होता है, पत्नी पति से दूर होता है, बेटा माँ बाप से दूर होता है, बेटियां माँ बाप से दूर होती हैं। ये सभी दिख रहा है, एक छत के अंदर है मन से, लेकिन दूर है। क्यों बेटा, ऐसा होता है? सही पहचान रहे हैं? आपको वो दर्द है पर नियंत्रण का, है ना बेटा? तो पिता को इसको पहचानना पड़ेगा। हमारी बेटियां क्यों हमारे से दबाव महसूस कर रही हैं? क्यों उनको लग रहा है कि हमारे पिता हमारे ऊपर पर नियंत्रण कर रहे हैं? बेटा, पापा भी शुभ की चाहत में ही कर रहे हैं, सही का पता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक तो हमारा उनके प्रति कृतज्ञता तो रहेगा ही ना बेटा, कि भाई हमारे अच्छे के लिए जितना उनको लगता है वो कर रहे हैं, है ना। चूंकि उनकी भी समझ विकसित नहीं है, इसलिए ये गलतियां हो जा रही है। वो गलती करना नहीं चाह रहे हैं, गलतियां हो जा रही है। ये बेटा हम इतना भी सोचेंगे, शांत रहेंगे। गलतियां करना नहीं चाह रहे हैं, गलतियां हो जा रही है, जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं। क्या मैं अपने माता पिता के बारे में सोचूं कि वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं? क्या मैं सोचूं? यदि मैं जानबूझ के मानूंगा, मैं पीड़ित रहूंगा। क्यों हो जा रही है? क्योंकि उनको सही का ज्ञान नहीं है, इसलिए गलतियां हो जा रही हैं, गलतियां कर नहीं रहे। हम जैसे ये मानेंगे ना कि कोई गलती कर रहा है, मामला बिगड़ जाता है। तो क्यों हमारे बच्चे को ऐसा लग जा रहा है कि मेरे माता पिता जानबूझ के गलती कर रहे हैं? हमारा दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है। हमारी बच्चियां क्यों रो रही हैं? हम अभिभावक है ना, हम अभिभावक है ना, हमारा दायित्व ज्यादा बनता है ना। क्यों हमारी बच्चियां ऐसा पीड़ित महसूस कर रही हैं? क्यों दबाव महसूस कर रही है? आप इतनी छोड़ दीजिए, अपने से गलतियां हो जा रही है, मेरी अनुभूति को लगता है कि मैं दबाव डालता हूं। भाई उसकी जिंदगी, उसकी स्वतंत्रता, हमको संतुलन पाना पड़ेगा ना। हम उसको अपने अनुसार पर नियंत्रण करेंगे, नहीं चाहती है वो 6-7 साल की बच्ची, ये तो बड़ी बच्ची है, वो नहीं चाहती है पर नियंत्रण, उसकी स्वतंत्रता है, वो खेलना चाहती है दिन भर। मैं पढ़ो पढ़ो क्यों करूं? कितना मैं कर सकता हूं अच्छे से उसी को करूं ना। मैं बहुत दबाव करूंगा, बच्चे जो है क्या गलत रास्ता अपना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे परिवार के दबाव बस सुसाइड कर लेते हैं। आपको नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे जो कोटा जाते हैं सिर्फ सुसाइड करते हैं, माँ बाप की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस दबाव में सुसाइड कर ले रहे हैं। इतना गहरा दबाव, नहीं झेल पाते, नहीं झेल पाते। उनको पता है कि माँ बाप मेरा सुख ही चाहते हैं, उनको पता है माँ बाप मेरा अच्छा चाहते हैं, लेकिन झेल नहीं पा रहे, उस दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं। लगता है गिव अप, मेरे से नहीं हो पाएगा। लिख के जाते हैं, पापा मुझे माफ कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लेटर लिख करके जाते हैं। माँ बाप को ये पता भी नहीं चलता है यार कितना बड़ा हमने दबाव बना दिया और हमारा बच्चा उस जगह पे चला गया। अच्छा, माँ बाप की क्या गलती? वातावरण ऐसा बना हुआ है, इस भौतिकता का इतना गहरा दबाव, इतनी लंबी होर, जितना वो पा पाए उससे ज्यादा अपने बच्चे को पाने के लिए जो प्रेरित करते रहते, दबाव बनाते रहते हैं, मामला कब बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो पहले जिंदगी आसान है, थोड़े से कम रोटी, थोड़ा सा छोटा घर हो जाएगा, कार की जगह स्कूटी पे चल लेंगे, क्या तकलीफ। मैं तो वही सोचता हूं, क्या होगा अनुभूति? अरे छोटा घर मिलेगा, 2 कमरे के घर में रहेगी, सिंपल खाना खाएगी, साइकिल से बाइक से चलेगी, क्या तकलीफ। क्यों हमने यही मान लिया है कि संवेदनाओं से मिलने वाला सुख ही सुख है? मूल में क्या चीज का दबाव है? ये सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा ही सुख का स्रोत है, ये हमने मान लिया है। उसका इतना गहरा दबाव हो गया है हमारे ऊपर, यही है सुख का स्रोत। और वो जो सुख का स्रोत है उसको हम अपने बच्चों में इतना दबाव डाल देते हैं, बच्चे नहीं झेल पा रहे। सोचता हूं क्या होगा, अरे हमारे बच्चों का क्या होगा? खाने को नहीं मिलेगा क्या? घर नहीं मिलेगा रहने को क्या? ऐसा है क्या? सामान्य आकांक्षा में भी दिक्कत होगी क्या? क्या सामान्य आकांक्षा में दिक्कत होने वाली है?
आज तो समान आकांक्षा की पूर्ति भरपूर है, किसी को दिक्कत नहीं है। क्या दिखता है कोई जिसकी समान आकांक्षा की भी पूर्ति नहीं हो पा रही हो? ऐसा दिखता है क्या? दिखता है भैया आप लोगों को? ऐसा कोई जिसके रोटी खाने पीने रहने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दिखता है क्या? कहां पर दिक्कत है? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा को लेकर के हम क्यों इतना दबाव बनाए? सामान्य ढंग से हमारे बच्चे जी लेंगे। यदि उनकी इच्छा नहीं है, क्यों हम दबाव बनाए? हमारी इच्छाओं का दबाव बच्चों पर क्यों जाए? जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है उनसे पूछ लें, क्या वो सुखी हो गए? क्या वो सुखी हो गए? नहीं हुए। तो बढ़िया, हम कहाँ चूक कर रहे हैं? बच्चों में क्यों हमारे में एरोगेंस आ रहा है? ये सूक्ष्म है, हमको नहीं पकड़ में आता है। और उसका मूल कारण है हमारा पर नियंत्रण। हमारे पर नियंत्रण का वो विद्रोह है, अपने को पता चलना चाहिए। हमको लगता है ये मूलतः विद्रोही है। नहीं है विद्रोही हमारे बच्चे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे। क्यों बेटा? बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। वो विद्रोही है नहीं है। हम बार बार उनको बलपूर्वक विद्रोही बना रहे हैं। हमसे चूक हो रही है। हम अभिभावक हैं, हमको पहले समझदार होने की जरूरत है। हम उनको चलो शिविर में चल के इसको समझदार बनाने की जरूरत है। यही ये चाह रही है, भैया आप समझदार बनो। इनकी अपेक्षा आप समझदार बनो। क्यों बेटा? सही बात है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के बाप को भी समझदार बनना है, बेटे को भी समझदार बनना है, दोनों को समझदार बनना है। पति को भी समझदार बनना है, पत्नी को भी समझदार बनना है। सबको समझदार बनना है, कोई एक को भी छोड़ना नहीं है। ये ठीक है ना? ये ठीक है? सभी को समझदार बनना, आपको हमको सबको समझदार बनना है। सभी इक्वली गलतियां कर रहे हैं, तो सबको समझदार बनना है। इसलिए बारंबार हम कहां फोकस करें? जहां उपलब्धि होगी मानवीयता पर। गलतियों पे फोकस ना करें बेटा। मैं अपने अधिकार से बताता हूं, बहुत राहत की जगह है। इस मानवीयता को हम केंद्र में रखें, बारंबार मानवीयता को ही पढ़ें, मानवीयता की कामना को ही विकसित करें, उस मानवीयता में होने के लिए ही प्रयास करें। इससे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो अपने बच्चे को यदि कुछ देना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज है ये मानवीयता, उसको दे। देने लायक जो एक चीज है वो मानवीयता है। ये रूप बल पद धन जो है ये देने लायक चीज नहीं है। इसकी निरंतरता नहीं है। इसकी निरंतरता नहीं है। एक गलती में वो पूरा जा सकता है। एक गलती किया, जितना आपने दिया 10 करोड़, वो एक गलती में हो सकता है पूरा चला जाए। मानवीयता कितनी भी गलती करो वो जाता ही नहीं। गलतियां होती ही नहीं मानवीयता में। सबसे पहले गलती होती ही नहीं है। मानवीयता दिए तो गलती होती ही नहीं है। मानवीयता के बिना ये कुछ भी दे दे उसमें स्थिरता नहीं है। है ही ना? है ही ना? भाई धीरू भाई अंबानी जी ने अपने 2 बच्चों को दिया संपत्ति। एक ने इतना बढ़ा लिया, दूसरे ने डुबा दिया। अब ये जिन्होंने बढ़ाया वो अपने बच्चों को देंगे, कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? वो डूब भी सकता है। लेकिन मैंने मानवीयता दिया बच्चे को, उसमें डूबने का कोई शंका? सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट यही है। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है मानवीयता, जिसमें डूबने की कोई गारंटी नहीं है। वो और सब जो है समृद्ध होगा ही होगा, ये पक्का है। हाँ। और बाबा जी ने हमको यही दिया। पिता के रूप में देखेंगे वो क्या कर सकते हैं, यही दिया। दया कृपा करुणा किया, हमारे को यही उपलब्ध कराया, मानवीयता उपलब्ध कराने का कोशिश किया। हम क्या सोचते हैं, बड़े से कुछ बना दो, लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करा दो, रहने का इंतजाम कर दो। ऐसा करते हैं ना? ऐसा कुछ नागराज जी ने किया? ऐसा कुछ किया? लेकिन जनरली भी देखेंगे क्या करते हैं, बड़ा सा मंदिर बना दे, लोगों के रहने खाने पीने का व्यवस्था कर दे, यही करते हैं ना? भौतिकता कहीं करते हैं। नागराज जी ने ऐसा कुछ किया? नागराज जी ने मानवीयता दिया। लो परमानेंट समाधान। हमारे सारे बच्चे जो है मानवीयता संपन्न हो जाएं, सभी खुश रहें, ऐसी शुभकामना। ये सबसे अच्छा जो चीज दिया जा सकता है वो यही है।
तो जो ये ऐसे जागृत मानव हमको जो दे के गए, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे दें, इसी पर पूरा दिमाग लगाए। पूरा दिमाग हमको इसी पे लगाना है। ये जो मानवीयता हमको हाथ लगी है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये मानवीयता कैसे दें। देखिए दबाव तो आता ही है, खुल के बताते हैं। मेरी बेटी है, अनुभूति है, हम लोग वहां अमरकंटक में रहते हैं, ना कोई अच्छी पढ़ाई है ना कुछ है इस तरीके से। अब होता है कि भाई आगे क्या करेंगे, हमने बोला, हम लोग, मैं और रश्मि जी बात, क्या चाहते हैं इसको पढ़ा लिखा करके नौकरी करवाना चाहते हैं क्या? यदि नौकरी करना था तो मैं खुद ही नौकरी नहीं किया। अरे मैं खुद नौकरी नहीं किया है ना, मुझे खुद आकर्षण नहीं हुआ, हम क्यों चाहते? इस पढ़ाई का पर्पस क्या है? थोड़ा अपन को समझ ले, नौकरी करना इस पढ़ाई का पर्पस नहीं है ना। एक तो पर्पस है, इसके सोचने की शक्ति थोड़ी इस विधि से डेवलप होगी। और चूंकि अभी वर्तमान में ऐसी कोई और अच्छी व्यवस्था नहीं दिखती है, इसलिए वर्तमान में हमारे लिए जो व्यवस्था है उसमें ये बेस्ट दिखता है। ये सर्वोपरि है ऐसा नहीं मानते। कुछ भाषा सीख ले, मैं इसको बोलता हूँ बेटा आप जो भी बोल करके मेरे को बोलते हो, यदि यदि मैं नहीं हूं और मुझे लिख करके देना हो तो कैसे देंगे? कैसे देंगे? आप लिख करके दो, तब समझ में आएगा अच्छा लिखना आना चाहिए। लिखना एक अपनी जो भी है विचारों को दूसरों को संप्रेषित करने का एक माध्यम है। बोलना भी है, लिखना भी है, तो लिखना आना चाहिए बेटा, इसके लिए हम करते हैं। तो क्या सिर्फ हिंदी भाषा आना चाहिए बेटा? जिनको हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, तो थोड़ा अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो हम इसको कुछ प्रयोजन के साथ जोड़ करके, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी रहे और कब परिस्थितियां आए तो वो भाषा भी आए, वो नौकरी पाने के लिए ना जाए। जी लेंगे, कोई तकलीफदायक नहीं है भाई, सामान्य आकांक्षा को तो वो पूरा कर ही लेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है, महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्व शरीर मोह से ग्रस्त हैं, तो अपने बच्चे में वो भौतिकता के माध्यम से ही सुख को ढूंढते। इसलिए हम आ तो गए हैं दर्शन में, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भौतिकता पूरा पहले हो जाए, उसका इंतजाम हो जाए। ये हमारे में दबाव रहता है, एक मिनिमम भौतिकता उसके पास रहे। कितने लोगों को ये दबाव रहता है कि मिनिमम भौतिकता उस पर आ जाए? रहता है ना? कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है? वही कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। उसकी सीमा को पहचानना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं वो सही है किसमें? उसकी सीमा के अंदर। महत्वाकांक्षा में जाता है तो तय नहीं हो पाता है। महत्वाकांक्षा में जाएगा तो वो तय नहीं हो पाएगा, वहां गड़बड़ा जाएगा। अब मेरे बच्चे के पास जो है 5 करोड़ का घर हो ही, उसकी आमदनी 5 लाख रुपए मंथली हो ही, ये गड़बड़ है। साथ में उसकी चॉइस भी देखनी पड़ेगी ना, है ना? तो हम यही तो चाह रहे हैं कि उसकी चॉइस किधर की ओर बने? मानवीयता की ओर बने, अमानवीयता की ओर ना जाए। संसार जिसमें अमानवीयता की ओर जो भ्रमित इच्छाएं बन रही हैं, ऐसी भ्रमित इच्छाएं, ऐसे अमानवीयता वाली इच्छाएं उसमें ना बने, ये हमारा काम है। मैं तो दिख ही रहा हूं ना, अनुभूति मेरे से बोलती है। जब मैं अमरकंटक गया था, मेरे पास कार था, जरूरत नहीं पड़ा, कार को बेच दिया मैंने, जरूरत नहीं। वो देखती है अपने स्कूल में जो दोस्त लोग हैं कार से आते हैं, कुछ लोगों को कार से ले, हमारे पास कार नहीं है। हमने कहा बेटा कार की आवश्यकता नहीं है, हम तो घर से यहाँ पहुंचते हैं 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, कार के लिए क्या करेंगे? कोई जरूरत है बेटा? नहीं जरूरत है। हमको संवाद करना पड़ेगा। बच्चों में ऐसी इच्छाएं आ रही हैं, उसको उसके प्रयोजन से जोड़ना पड़ेगा, प्रयोजन से जोड़ना पड़ेगा। कल वो उधर पीछे बैठ करके, और रश्मि जी मेरे को दिखाई, उसमें ये था, ऑटो में गरीब चलते हैं, कार में अमीर चलते हैं, ऐसा वो बोल रही थी, बोल रही थी ना। वो बेटा लोग हैं ना, वो बताएंगे क्या अनुभूति बोल रहे थे। बेटा आप लोग अनुभूति वो कल क्या बोल रही थी? वो कार वाले में था ना, इसमें गरीब चलते हैं, इसमें अमीर चलते हैं, क्या बोल रहे थे? थोड़ा बताओ तो। हाँ।
देखते हैं ना हमारे बच्चों में कैसे इच्छाएं आती है, उसको समझते हैं ना। तो मतलब उनको बहुत सारे मतलब वो व्हीकल्स दिखाए थे, तो जो साइकिल आई थी तो उन्होंने बोला कि वो गरीब भी यूज़ करते हैं अमीर भी यूज़ करते हैं। फिर जब एरोप्लेन आया तो उन्होंने बोला इसमें गरीब नहीं बैठ सकता, अमीर ही बैठ सकता है। फिर जब मोटरसाइकिल आई तभी भी उन्होंने बोला कि इसमें अमीर बैठ सकता है, गरीब भी। मतलब मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि गरीब मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जो कहीं पर मतलब कुछ काम नहीं कर सकता, और अमीर मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, इसने भी ऑब्जर्व किया ना कि वो कैसा सोच रही है, ये भी ऑब्जर्व। अब उसमें ऐसी सोच क्यों आ रही है, वो देख रही है। अब हम क्या करें, हम अपनी तरफ से सही ही समझा सकते हैं। देखिए वो पूर्ण हमारे नियंत्रण में नहीं है, वातावरण हमारे सबके प्रभाव में कुछ उसका निर्णय होगा जो निर्णय होगा, हम अपनी तरफ से सही का ही पोषण करें। माँ की निर्णय वो जो ले वो निर्णय ले लेती है, नहीं मुझे जॉब करना है, बाहर जाके पढ़ना है, मैं बोल लूंगा इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका निर्णय होता है, शुभम। दबाव नहीं बना सकते ना, हम अपनी तरफ से सही का प्रस्ताव दे सकते हैं, निर्णय उसी का होगा। क्यों बेटा, इससे ठीक है, हम सही का प्रस्ताव दे सकते हैं, निर्णय आपका रहेगा। आपने निर्णय ले लिया है ना, मुझे सहमत होना ही पड़ेगा। हाँ, अब उस निर्णय के बाद मुझे पता है कि ये कभी जाकर के सही गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ी होने वाला है, मैं पहले से हूं, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हूं साथ में खड़ा। हमको भैया। दिख रहा है कि ये गलत कर रही है, इसका इस पर ये आने वाला है परिणाम, है ना, लेकिन अभी मैं कहूंगा तो संबंध ही टूट जाएगा। एक्सट्रीम वैसी गलती नहीं हो तो हम क्या करें, हम तैयार रहें कि होगा, हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम स्नेह के साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जहां लड़कियां अपने मन से लड़के पसंद कर लेते हैं, माँ बाप बहुत समझाते रहते हैं, उनको दिखता रहता है कि ये गलत रिश्ता है, मत करो, फिर भी नहीं मानते हैं, और वो संबंध तोड़ के जाके विवाह कर लेते हैं। कुछ सालों बाद पता चलता है मामला गड़बड़ था, वो लड़कियां आती हैं, माँ बाप स्वीकार करते हैं, ठीक है बेटा क्या करें। उस समय बोलते तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हो जाता। ऐसे समाज में घटनाएं देखने को मिलती हैं कि नहीं मिलती है, मिलती है ना। क्या करें, हमारा हर चीज पे नियंत्रण नहीं है, ये भी अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए पहले से हमको कुछ दुर्घटनाएं का यदि शंका हो भी गई है, कितना हमारे नियंत्रण में है कितना नहीं है, उसको पहले से अपने को, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना है, क्या हमारे नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में है। मैं वहां जाऊं मोदी जी को समझाने, देखो ये नहीं है, अभयता इस विधि से मत नहीं आएगा, आप ज्ञान का काम करो, समझो इसको, जीवन विद्या समझ लो, भारत पाकिस्तान का मामला सॉल्व हो जाएगा। हम इच्छा में रख सकते हैं, इच्छा में रख सकते हैं, होगा क्या, नहीं होगा। तो हमको इसके लिए पहले से पता है, ऐसी अमानवीयता का प्रदर्शन होगा ही, हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे ही, है ना। धैर्यपूर्वक इस तरीके की दुर्घटनाओं के लिए हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, इस मानवीयता का फैलाव हो, इतना ही हमारे हाथ में, उससे ज्यादा हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जितना हमारे नियंत्रण में है उसको ठीक से पहचानने की जरूरत है। उसको नहीं पहचान करके जब हम दबाव में जाते हैं, मामला बिगड़ जाता है, बाद में परेशान होते, यार ये नहीं करता तो अच्छा था, ये नहीं करता तो अच्छा था। अपने बच्चे पे ऐसा दबाव नहीं डालता, अपने ही बीच के हैं, मैं बता सकता हूँ, अपने ही बीच के हैं, बच्चे पर बहुत बार बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफदायक है। बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन दुर्घटना घट गई, उसके बाद पश्चाताप से क्या। यही पश्चाताप आज के दिन यदि हमको होता है, आज तक हमने जो किया वो गलत था, पश्चाताप यही कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि पुराने को लेकर के बैठे रहें और अपने को कोसते रहें, ये नहीं है पश्चाताप। पश्चाताप है जो पुरानी गलतियां दिख गई, अब ऐसी गलती आगे नहीं करनी है, इसका संकल्प ही पश्चाताप है। पुराने को कोसना पश्चाताप नहीं है। पुराना जो घटित हो गया, उससे अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है, यही है पश्चाताप।
मैं हर दिन अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहा हूं। नहीं करना है पर नियंत्रण। उसको देखता हूं खेलते हुए, खुश रहती है, प्रसन्नता होती है, रहने दो यार, 2-4 सब्जेक्ट कम ही पढ़ लेगी, क्या होगा, 1 साल की जगह 2 साल 3 साल में सीख लेगी, क्या तकलीफ, काय के लिए इतना दबाव बनाना। वो देते देखते नहीं दबाव, वो स्कूल से कैसा दबाव बन गया है। वो घुसते के साथ ही ये हमको जो है वो गुजरात बोल के स्कूल में लेते आए। हाँ, हमको स्कूल में लेते आए। वो बाप रे, दिमाग उसको ऐसा मतलब फ्रस्ट्रेशन जैसा लगा कि यार हमको धोखा दे दिया इन लोगों ने, इतना लंबा जर्नी करवा करके और हमको धोखा दे करके स्कूल में लेते आए। कुछ तो इन लोगों ने जो है हीनता किया है हमारे साथ। वो जैसा उसका वो एक्सप्रेशन था ना, ऐसा लगा कि यार हमारे को इन लोगों ने चीट कर लिया है। ये कुछ तो इन लोगों ने किया है और पढ़वाने के नाम पर हमको यहां लेते आए हैं। 2-3 दिन में जब उनको पूरा खेलने के छूट दिए हुए, अब रिलैक्स हुई है, अब रिलैक्स हुई है। हमारा काम बच्चों को आराम देना है, उनकी प्रसन्नता को भी देखना है। वो किस में प्रसन्नता, खेलने में कोई गलत तो नहीं है ना, उनकी खुशहाली है, प्रसन्नता उनकी आवश्यक है ना। उस प्रसन्नता को हम क्यों नहीं देखना चाहते। ये बच्चे बच्चे खेल कर रहे हैं, इनकी प्रसन्नता है ना ये। चलो पढ़ने बैठो, नहीं पढ़ोगे तो आईटी नहीं होगा, नीट नहीं होगा। 25 लाख बच्चे देते हैं, अब एग्जाम में 25 लाख बच्चे देते हैं नीट में, है ना। अभी से नहीं पढ़ोगे तो कैसे करोगे। वो एक जगह कहीं एक मिनट बता, बस एक चीज पूरा कर देता हूं। हाँ, उसमें बहुत बढ़िया स्टोरी है। कोई एक काउंसलर के पास गया कि उसका बच्चा जो है क्लास 9th में था और वो गया काउंसलर के पास, मैं अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी कराऊं। आप तो बहुत लेट हो। क्या लेट हो भाई, आपको तो क्लास 5th से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। हाँ, बड़ा मुश्किल यार। बोला यार, अब वो घबरा गया, वो घबरा गया यार, मैं तो इतना लेट हो गया, क्लास 5th से जो है मतलब वो दौर में पहले से जो आगे निकल गया है, मेरा बेटा तो पीछे रह गया है। उसमें डर, तो क्या करेगा, अपने दूसरे बेटे को क्लास 5th से डाल देगा। फिर एक गए, मेरा बच्चा है ना, क्लास 6 में है, इसको नीट की तैयारी का। आप तो बहुत लेट हो। कैसे, ये तो माँ के पेट से ही जो है परीक्षा का स्टार्टिंग हो जाना था। वो तो तैयारी वहां से हो जानी चाहिए थी। यही है, मैं कोचिंग फील्ड से हूं भैया। ये नीट जेई की तैयारी, ये जो बड़े बड़े कोचिंग है, चैतन्य, नारायणा, एलन, ये क्लास 5th 6 से करवाते हैं। ये इनका पूरा स्कूल का चेन चलता है, चैतन्य का साउथ में पूरा चेन है। और इनके हर जगह, हर सिटी में स्कूल हैं, वहां पर बच्चों को वो पिक करके क्लास 5th 6 से जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं, है ना। अभी और फैलेगा ये सब। तो छोटे से पिक करके वहीं से हम उसको, चलो जेई नीट के लिए, जेई नीट के लिए। अब हमारे साथ वाले जो टीचर है ना, उनकी बैंड बजी हुई है। क्यों बैंड बजी हुई है, उनको जितना आता है वो बच्चा क्लास 10th तक ही पढ़ के आ गया। जितना उनको आता है वो क्लास 10th तक में उसको पढ़ा दिया गया है। अब 11th में आया, यार ये जो पढ़ा रहा है वो बच्चा टीचर को ही वो फिनिश कर दे रहा है, टीचर को ही फिनिश कर दे रहा है। टीचर की वहां बैंड बजी हुई है। टीचर हर दिन अब पढ़े जा रहा है, बच्चा तो पढ़ ही रहा है, टीचर पढ़े जा रहा है, यार ऐसा पढ़ाए जो इसको नहीं आता हो, जो पढ़ाना है उसको आ जा रहा है। अब ये जो भी करेगा 10 साल बाद वो भी बच्चा 10th तक पढ़ के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना हाई कंपटीशन हम लोगों ने कर दिया है। और सबका उद्देश्य क्या है, पैसा, नौकरी, इतना ही है ना, पैसा, नौकरी। ये पैसे के लिए ये महत्वाकांक्षा का इतना दबाव बना दिया है। और ये सभी जो कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं ना, मेरे जो दोस्त लोग बताते हैं बढ़िया पैसा कमा लिए, इनको ये सब कुछ भी नहीं ज्ञान है। जैसे ही शादी होती है एक नया ज्ञान आता है उनके पास, पत्नी ज्ञान, और उनको वो ज्ञान था ही नहीं। बैंड बज गई, सबकी बैंड बजी हुई है, सबकी बैंड बजी हुई है, किसी तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। नहीं आता है, फोन आता है बीच बीच में, तो वो डिवोर्स के केस बहुत ज्यादा अब होने लगे हैं, हो रहे हैं, और ज्यादा होंगे ये। तो ये सब
ये जो दबाव है हम अपने बच्चों पे तो ना दे। हाँ बोल बेटा। हाँ अब ये देखिए कितना बढ़िया बोले, डिवोर्स नहीं है बस। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात उठा दी। देखिए ये देख लीजिए, देखिए देखिए एक बहुत बड़ी भैया बच्ची ने एक समाधान दिया है डिवोर्स नहीं होने का, उसको सुन लेते। बता दो बेटा, जो एक समाधान बच्चों को लगने लगा है। नो मैरिज। यही होते जा पर रहा है। इसमें भी मम्मियों को प्रॉब्लम है, शादी नहीं करोगे तो ये वो सब, ऊपर से शादी करने के बाद जो होगा उसकी टेंशन तो दे ही रहे, नहीं करोगे उसकी भी टेंशन दे रही है। अब हम करें क्या? शादी करोगे तो भी पछताने वाला, नहीं करोगे तो भी पछताने वाला, हम क्या करें? हमको बताओ। देखिए ये अकेले इस बच्ची की पीड़ा नहीं है, इस समाज में जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उन सब की पीड़ा आ गई है। शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है, शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। नहीं है विश्वास, क्यों जीना? भय किस बात का है? हमको किसी के नियंत्रण में रहना पड़ेगा, है ना? पर नियंत्रण स्वीकार नहीं है, इसीलिए विवाह नहीं करना चाहते हो। कारण एक अच्छे से बताना, क्यों विवाह नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनके कंट्रोल में रहना पड़ेगा। यही ना भय, मूल भय देख ली, यही है पर नियंत्रण। कोई हमको नियंत्रित करेगा और हम नियंत्रित नहीं होना चाहते। हम पशु नहीं हैं, कोई हमको हाके हमको ये स्वीकार नहीं है। हम उस नियंत्रण के साथ नहीं जीना चाहते, इसी कारण है ना बेटा, इसी का भय है ना। हाँ और बता बेटा। मैं खुद भी देखती हूँ कि मैं जब छोटी थी तब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो स्टार्टिंग में मम्मी जॉब करती थी, ग्रेजुएशन उन्होंने किया था तो फिर, लेकिन मेरी एक बुआ थी, वो मर गए थे, तो उनके बच्चों को संभालने का काम मेरी मम्मी का था। तो मम्मी ने जॉब छोड़ी। मैं देखती हूँ कि आजकल देखा जाए तो हाउसवाइफ की वैल्यू हस्बैंड की लाइफ में, मतलब उनकी आइज में नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। वो तो फिर भी ठीक है, कई बार ऐसा भी मैं खुद भी देखती हूँ कि बच्चों को भी ये लगता है कि उनकी वैल्यू नहीं है। मैं खुद भी देखती हूँ, कभी कभी मैं भी गलती से मम्मी को कुछ बोल देती हूँ कि मम्मी आपको समझ में नहीं आता ये सब। मैं खुद भी देखती हूँ कि आप किसी के लिए अपनी जॉब वो सब अपना कैरियर छोड़ते हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखता। हाँ है ना, कहीं पर भी संबंध का कोई सुख नहीं दिख रहा, तो क्यों उस संबंध में जीना? जब सुख नहीं तो दुख क्यों मोल लेना? इतना ही है ना। सुख हो तो हम करें भी, सुख की जगह यदि दुख आ रहा है हम दुख क्यों मोले? उससे अच्छा दूर रहो, विवाह ही मत करो। ये पति पत्नी जो हैं वो सुखपूर्वक जीते हुए नहीं दिखते हैं, बच्चे क्या लेंगे? यार ये तो सुखपूर्वक जी नहीं पा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी कि मैं सुखपूर्वक जी लूं? उससे अच्छा है दुख ही ना मोलो, अकेले रह लो। यही है ना। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज से लव मैरिज अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि लव मैरिज भी सक्सेस हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, अरेंज मैरिज सक्सेस हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और कई समाज में ऐसा भी है कि लव मैरिज नहीं कर सकते। अरे कर भी लिए लव मैरिज, लव का मतलब क्या है? लव एट फर्स्ट साइट क्या मतलब है वो पता ही नहीं है। हम कहने के लिए लव मैरिज का मतलब एक स्त्री एक मानवीय पुरुष को पहचानी और एक मानवीय पुरुष एक मानवीय स्त्री को पहचान के व्यवस्था में जीने के लिए लव किए, ऐसा है। वो लव कहते हैं, वो आकर्षण है, सम्मोहनात्मक आवेश है। वो थोड़े समय के लिए सम्मोहनात्मक आवेश रहता है, वो टूटता है, फिर दूसरे की तरफ जाता है सम्मोहनात्मक आवेश, है ना। ये हीरो हीरोइन जो है कितने देखो सुंदर होकर एक दूसरे से शादियां करते हैं, कुछ दिन बाद वो टूट जाता है, फिर उनका आकर्षण किसी और तरफ जाता है। ये सब जो है ये लव नहीं है। ये जिसको हमने लव अभी कहा है वो है ही नहीं। ये क्या है? क्षणिक आकर्षण है। ये क्या है? क्षणिक आकर्षण है, मोह। ठीक है,
बढ़िया। तो समय 10:30 बज गया है, लेकिन देखिए बहुत गंभीर मुद्दा उठ के आ गया है। हमको, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमको ये आने वाली पीढ़ी को देना ही पड़ेगा। यही एकमात्र है देने लायक वस्तु। क्यों बेटा, ये ठीक लगता है? मानवीयता हम आप लोगों को दे, आप लेना चाहोगे मानवीयता? इसमें भी कौन सी मेथड है ये बेसिक, ये भी ज्यादा सोचते फर्क पड़ता है। जैसे देखो मैं अपनी बात करती हूँ तो बचपन से ही हमारे घर में धार्मिकता है और मेरे को स्वीकार भी है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं उनको अपोज नहीं कर, इसलिए उनको पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं उनको अपोज नहीं करती। मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी किसी को अपना गुरु माना हुआ है, लेकिन मेरे को स्वीकार नहीं है। मम्मी को ये लगता है कि हर बार अपोज करती है, ये करती है वो। और मम्मी ने भी दबाव था पहले, मैं बोलती हूँ कि अब नहीं करती, मैं कहती हूँ कि नहीं करती, पर फिर भी मुझे स्वीकार नहीं है। देखा जाए तो वो और ये दोनों सेम ही है, पर नहीं, मेथड बढ़िया। में भी फर्क पड़ता है ना। नहीं, बढ़िया। उसमें मेरे को स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे जीवन विद्या जब मैंने स्टार्ट की तो पहली बार पापा मेरे को जबरदस्ती ही लेके आए थे। मेरे पापा ने मेरे को, ये मैं देखती हूँ तो कि ये एक अच्छा पॉइंट था, एक बार जबरदस्ती लेके आए थे कि तेरी इच्छा हो तू रहना, ना इच्छा तो नहीं, मुझे पसंद आया तो मैं आती हूँ, मेरे को नहीं पसंद आया बहुत तो मैं बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। ये अपने लिए उपलब्धि है। अपनी इच्छा से बच्चियां आने लगे, हमारा इतना ही काम है। बाकी निर्णय ये ले, इनको ये सुनना है ना समझना है, ये निर्णय इन पर लेने दिया जाए, दबाव ना बनाया जाए। ठीक है, हम अपनी तरफ से सही के लिए दें, दबाव ना बनाए। इनकी इच्छा ना हो बलपूर्वक, एक बार हमारा काम था कर दिया, इनकी इच्छा होगी ये अध्ययन करेंगे, ये सुनेंगे, नई इच्छा है दबाव ना बनाया जाए। जो देखिए यदि सही है, सही की ताकत है तो अपने आप वो आएंगे, नहीं है तो बाद में आएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, है ना। तो ब्रेक ले लेते हैं। 10:30 कितने बजे करना है? 11:45। हाँ देखिए, ब्रेक तो टाइम से होता है, स्टार्ट हो ना हो।